दोस्तों, अगर मैंडोलिन जैसे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को कर्नाटक म्यूजिक में ढालकर चाइल्ड प्रोडिजी यू श्रीनिवास मोज़ार्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बुलाए जा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान साहब मीरा के भजनों को पाकिस्तान में लोकप्रिय बना सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक दिग्गज म्यूजिक कंपोजर बीथोवन अपनी सुनने की शक्ति खोने के बावजूद सिम्फनी नंबर 9 बना सकते हैं तो वाकई में कुछ भी हो सकता है। इंसान चाहे इस दुनिया के कितने हिस्से क्यों ना कर दे, लेकिन संगीत के 7 सुरों के बंधन से वो कभी आजाद नहीं हो सकता। इसी के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो एक नगीना है जिनकी प्रतिभा की कोई तुलना नहीं है। उनकी गायकी इतनी प्रभावशाली है कि इंसान के 5 सेंसेस को एक रूहानी एहसास दे दे। संगीत की दुनिया के एक अनमोल रत्न, द टैलेंटेड सोनू निगम। गुड लक, गुड फॉर्च्यून। आपका नाम सोनू जो है वो आपका निकनेम है या आपका नाम कुछ पहले और था और फिर बाद में? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं मेरे पापा मम्मी को बोलता था कि आप लोगों ने मेरे नाम में थोड़ा सा एफर्ट क्यों नहीं किया। लोगों के नाम कैसे होते बड़े बड़े, आर्य प्रताप, फलाना ठिकाना, ये वो। मेरे ग्रैंडफादर नाम दया प्रसाद निगम, पापा का आगम कुमार निगम, मेरा सोनू निगम ऐसे किसी कर दिया, आपने छोड़ दिया। तो पापा ने कहा कि बेटा जिस जमाने में तू दादा बनेगा ना तब सारे बंटी चंकी तू ऐसी उम्र में दादे, तू वरी मत कर, सोनू ही ठीक है। अच्छा। फरीदाबाद में आप पैदा हुए थे? जी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में? जी हाँ, हमारी पूरा मतलब मुंबई आने से पहले तक तो हम लोग ने बहुत अच्छा मॉडेस्ट जिंदगी जी है। कौन कौन थे आपके परिवार में? मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी एक बहन मुझसे 1 साल छोटी है, एक 11.5 साल छोटी है। अच्छा। तो हम 5। और क्या करते थे आपके फादर? एक्चुअली हम लोग कायस्थ परिवार के हैं। जी जी। सब पढ़ाई लिखाई वाली फैमिली। और पापा वाज द फर्स्ट वन टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू म्यूजिक। और कहाँ फरीदाबाद और कहाँ उस समय बॉम्बे था। जी। पापा का केस ऐसा कि पापा 15.5 की एज में घर से भाग गए थे, क्योंकि इतना अंदर उन्माद इतना था कि कुछ करना है करना है करना है, मैं वरना घुट घुट के मर जाऊंगा, ऐसा था। तो वो जिद्दोजहद, वो भूखमरी, रास्ते में सोना, ट्रेन स्टेशन में सोना, भूखे, दिन में एक बार खाना खाना, मेरे पापा की स्ट्रगल ये रही है। फिर वहीं मम्मी से मुलाकात हुई। मम्मी बॉम्बे बॉर्न ब्रॉट अप थी। मम्मी भी गाती थी स्टेज में। तो दोनों का लव मैरिज, एलोप्ड मैरिज एक्चुअली। एलोप, इनफैक्ट वो और रेबल ऐड हुआ उसका। एंड उनको एक और रेबल मिल गई, मेरी मम्मी की भी फैमिली बड़ी स्ट्रिक्ट थी, गढ़वाली लोग थे बेचारे। उस जमाने में कहाँ ऐसा होता था। वहाँ तो एक बार बेटी ने शादी की तो बाकी बेटियों की शादी रुक जाएगी, तुम्हारी बड़ी बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज की है। तो ये सब होता था। बोलना बड़ा आसान है, बट जो गुजरते वो जानता है। करेक्ट। एक्चुअली मेरी स्ट्रगल जब लोग बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ ये मेरी स्ट्रगल नहीं है, ये मेरे पापा की स्टार्ट की हुई रिले रेस है। और आखिरी बेटन लेके मैं पहुंचा। तो क्रेडिट मुझे मिल गया। तो ये कहानी थी। फिर ये लोग फरीदाबाद आके, वहाँ मैं पैदा हुआ। मेरे पैदा होने के 1 साल के बाद में ये लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहाँ पे स्टेज शोज होने शुरू हुए थे काफ़ी सारे। और उस समय आप जानते हैं कि इवेंट्स नहीं थे, छोटे बड़े शो होते थे। उसी में आदमी बड़ा होता था कि अरे वाह ये गाता है आदमी, बहुत अच्छा गाता है। और पापा रफ़ी साहब से लेकर मुकेश जी से लेकर चंचल जी से लेकर कव्वालियों से लेकर किशोर कुमार, सब जॉनर्स पकड़े हुए थे और बहुत ही पैशनेट सिंगर हैं। किस किस्म के फंक्शंस में गाते थे? शादियों के होते थे या मेले होते होंगे। मैंने भी कितने किए, मुझे भी गाते हुए 38 ईयर्स हो जाएंगे सर। मैंने सुना 4 साल की उम्र में आपको इन्होंने स्टेज पे भेज दिया। नहीं, मैं आया, आप चले गए। ये तो डांट रहे थे मुझे ऊपर से, क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है, अपनी मेरी मम्मी को बोल रहा। और आपने जो एक गाना गाया जिसकी आपको 2 लाइनें याद थी और आप गाते ही चले गए। तो वो लूप पे अटक गया था मैं, बिकॉज इतना छोटा था मैं। वो जो हालात थे वो क्या थे? क्योंकि मैं हमेशा जिंदगी को विजुअल्स में देखता हूँ। तो बिल्कुल, आई एम श्योर दिल्ली में आप जब जा रहे होते होंगे, आप कैसे ऑटो से जाते थे या बस से जाते थे फंक्शन पे? स्कूटर पे जाते थे? अच्छा। पापा चलाते थे 2 व्हीलर। हाँ। और मम्मी पीछे बैठती थी और मैं उनके आगे खड़ा होता था। और मुझे राइडिंग का बहुत शौक था। हाँ। तो कभी कभी पापा मुझे खाली रास्ते में देते थे कि चल एक्सीलेटर चला ले, ऐसे लेफ्ट राइट। तो वो बड़े अच्छे दिन थे। और
हमारा सौभाग्य ये था कि हमारे माँ बाप ने हमें बहुत अच्छा माहौल दिया था छुट। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हम लोग खुद अपने माँ बाप के लिए कंसर्न थे। हमने कभी उनसे ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये साइकिल चाहिए, मुझे चाहिए, जैसे आज के बच्चे करते हैं। ये तब भी करते थे हमारे दोस्त लोग, चाहिए। हमें पता था कि हमारे माँ बाप हमको बहुत प्यार करते हैं और खुददार लोग हैं, चीटिंग नहीं करने वाले, किसी से उधार नहीं मांगेंगे। कैसे लाएंगे वो? कमा तो मैं भी रहा उनके साथ में। तो हमारा आपस में एक बड़ा अच्छा छोटा सा यूनिट था। मैं अभी भी अपने आप को एक बहुत क्लोज यूनिट समझता हूँ मेरे पापा से, मेरी दोनों बहनों से। मेरी शादी हो चुकी है पर ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, ये मेरा अलग है, मेरे माँ बाप। मेरे दादा बोलते थे कि जब पैसा बहुत कम हो ना तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। बहुत, क्या पता। तो आप अपने फादर को देखते थे, उनके चेहरे पर आपको परेशानी झलकती थी या जुनून झलकता था या मासूमियत झलकती थी या तकलीफ झलकती थी? एक अनबुझी प्यास थी पापा और मम्मी दोनों के अंदर में। कुछ करना है जिंदगी में, ऐसे नहीं रहना यहाँ पे। हम दिल्ली में स्टेज पे गा रहे हैं, नॉट दैट वी फेल्ट सुपीरियर, लेकिन वी कुड नॉट बी सेशिएटेड बाय व्हाट वाज ऑलरेडी देयर इन द प्लेटर। हमको उससे ऊपर चाहिए था और वो चीज़ मेरे अंदर भी थी पापा मम्मी के साथ में। जब हम मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे तो मैं 17 साल का ख़त्म होकर 18 पे बस अभी आया था। 12th पास की थी मैंने, नया जवान हुआ हूँ और मतलब कभी किसी से अफेयर नहीं किया। स्कूल में शर्माता था, पढ़ाई में तेज़ था तो इज़्ज़त का बहुत ख्याल था कि किसी को ऑफर नहीं कर सकते, ना कह दे तो क्या होगा। तो पापा ने मुझे, हम जब सड़कों में घूमते थे, ये उषा खन्ना जी का घर है, ये अनु मलिक का घर है, यहाँ पे लक्ष्मी का प्याला रहता है, यहाँ ये रहते हैं हमारे, तो मुझे, हम जब सड़कों में घूमते थे, बसों को वेट करते थे, तो पापा मेरे कान में डालते रहते थे चीज़ें। तो एक बात उन्होंने मुझे कही थी जो मैं सबको कहता भी हूँ, या तो अभी मस्ती कर ले और बाद में धक्के खाना, या अभी धक्के खा ले बाद में ऐश करना। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कभी कभी कोई बात दिल में रह जाती ना, बहुत अच्छी। तो मुझे लगा कि पापा ने बात क्या बोली है बात को, तो आई विल वर्क हार्ड नाउ। मैंने पूरी जवानी सिर्फ और सिर्फ काम किया है और सिर्फ रियाज किया है, इतनी जिंदगी बताई मैंने। आपने एक बात और भी अच्छी बोली थी, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि भूखे बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, मैंने कहा था भूखे बच्चे करते हैं मेहनत। मैंने अपने बेटे के लिए ये बात सोची थी, क्योंकि क्या है कि बहुत फ़र्क है मेरे बचपन में और उसके बचपन में। करेक्ट। इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसको एक एवरेज ज़िंदगी दिखानी पड़ेगी एक समय पर, क्योंकि जिन बच्चों को हमारे जैसे कुछ मिला नहीं होता वो लगे रहते हैं। हम टीवी हमारे पास में बहुत कम आता था उस समय, तो चलता भी नहीं 24 घंटे, तो खाली वक्त में क्या करें, रियाज करें। इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं थे आपके पास? टेबल पर और इस पर कुछ बोंगो और तबला बजाते थे और इंस्ट्रूमेंट्स के पैसे नहीं थे, एक हारमोनियम था सिर्फ? पापा ने एक हारमोनियम लिया था जब मैं पैदा हुआ था। हाँ। वो अभी भी है, मेरी गाड़ी में पड़ा होता है, मैं उसको उस पर रियाज करता हूँ। हाँ। उसी से मैंने कीबोर्ड सीखा, समझिए। और परकशंस का मुझे शौक बहुत था। हम शोज़ में जाते थे तो जो पापा के दोस्त वोस्त थे वो लोग, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, और मैं सब देखता था ऐसे बैठ के, जैसे भूखा बच्चा होता ना कोई, कि मुझे करना है, मुझे बजाना है। अब कॉन्गो तो घर पे था नहीं, तो कभी कभी शो से पहले पहुंच गए तो बजा रहे हैं। तो फिर मैंने ढूंढ लिया कि मेरा कॉन्गो कहाँ है। मुझे मेरे कॉन्गो मिल गए यहाँ पे। वो बॉम्बे में आने के बाद व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल डिड यू गो थ्रू? स्ट्रगल चाहे बहुत लंबी ना हो, 11 साल लंबी ना हो, लेकिन इंटेंस थी। इट ऑल डिपेंड्स आप खुद कितने सेंसिटिव है ना। कुछ लोगों को थप्पड़ मार दिया तो खा लेते बेचारे, कुछ लोगों को ओए उतने में ही हर्ट हो जाते हैं। तो मैं ऐसा था। यहाँ पे कोई भी चौकीदार आपको डांट रहा है, क्या इधर से क्या इधर क्या करते क्या इधर रोज आ रहे तो ये चल रहा है अपना, और हम लोग बोले यार आपसे तो इज्जत से बात करें तो क्या करेगा, इधर क्या, ये टोन था सबके बात करने का। तो हम लोग ये सब क्या हो रहा है। एक और कारण था शायद कि मैं दिखने में सिंगर नहीं लगता था उनको, क्योंकि मैं छोटा बहुत था। मैं दिखने में एक्टर नहीं लगता था। मेरे साथ ये परेशानी थी। मुझे लोग बोलते थे अरे यार बाल तेरे हैं नहीं, पतला सा है, तू यहाँ एक्टर बनने आया है।
ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी था। लगा कॉलेज से लड़का आया है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको भगा दो उसको। Until someone heard my voice. डेमो सुन के वो बोलते कि ये शक्ल और ये आवाज़ तो मैच नहीं करी यार आपस में, ये कहाँ से, ये इसके लंबे लंबे बाल, इतना सा मुंह, टिश्यू पेपर मुझे बोलती थी कुछ लड़कियां जहाँ बिल्डिंग में रहता रहा, बस सो थिन। आज के लड़के लड़कियां जो आते हैं वो बड़े फुल एटीट्यूड में आते हैं, फुल मतलब कि हाय सर कैन आई डू दिस, सर ये वो ऐसे, क्योंकि साधन बहुत हैं। Correct. काम नहीं मिलेगा तो इवेंट्स कर लेंगे, एक शो करेंगे 25,000 रुपये मिल जाए कम से कम। करेक्ट। हमको काम ही नहीं था उस समय, क्या करेंगे। फिर पापा ने एक और बड़ी समझदारी की बात की थी। वाह, मेरे पापा की बातें हो जा रही हैं। उन्होंने मुझे ये कहा था कि तू दिल्ली में इतने शोज कर चुका है, तू बॉम्बे में शो नहीं करेगा। मैंने बोला पापा तो आमदनी कैसे आएगी? नहीं, हम दिल्ली जाके शो करेंगे, तू बॉम्बे में शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब इसका रीज़न सुनिए ज़रा। तू दिखने में अच्छा है, तू जवान है, तू यहाँ पे स्टेज शो करेगा, किसी डांसर से तेरा अफेयर हो जाएगा, किसी सिंगर से तेरा अफेयर हो जाएगा, तेरे दोस्त यार बन जाएंगे, कोई तेरे को पीना सिखा देगा, कोई तेरे को पार्टी करना सिखा देगा, तेरा ध्यान जाएगा यहाँ से। तू सिर्फ यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, बस स्टॉप में खड़ा होगा, स्कूटर में जाएगा, अनु मलिक के ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाएगा, टी सीरीज के ऑफिस के बाहर जाएगा, तू ये करेगा, शो हम दिल्ली में करेंगे। फैंटास्टिक। सो ही एक्चुअली प्रोटेक्टेड मी। उस समय क्या बनना चाहते थे when all this was going on? मुझे पहले साइंटिस्ट बनने का शौक था, until I reached a stage where I started hating chemistry. Okay. वो फॉर्मूलाज रट्टा मारना वो मुझे बोर न लगा। मुझे बायोलॉजी पसंद थी और फिजिक्स पसंद थी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सिंगर बन रहा हूँ मैं, आवाज़ खुल रही है। और इसका एक और ताल्लुक है, जब हम बच्चे होते हैं तो आवाज़ होती है मम्मी मम्मी ऐसे करो, मम्मी ये करो। as men grow up, मम्मी 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 ऐसे करो, मम्मी मैं ऐसे करो, मम्मी मम्मी मम्मी। म्यूजिकल उसमें क्या होता है, ऑक्टेव हाई में पतली आवाज होती है, मतलब में म्यूजिक की आवाज होती है, इसमें बेस आवाज होती है, हारमोनी में सपोज। तो फ्रॉम हियर and you're here, you don't know what to do, so you have to wait till your voice reaches here, then you can sing the song. ऐसा होता है। तो जब यहाँ से यहाँ थे तो मैं फंस गया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे, तो मैं जो रफ़ी साहब गाना पहले गा सकता था वो अब नहीं गा पा रहा। अचानक एक दिन लगा कि आवाज़ खुल गई, एंड सारे कॉम्पिटिशन्स दिल्ली में एक के बाद एक जीतना शुरू किया मैंने, तो हौसला बंधा। क्या बात है। Beautiful. Who was your role model? कि यार मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। सबसे बड़े जिन्हें मैं भगवान की तरह पूछता हूँ, और उनको मैंने लिटरली एक जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु की तरह मानता है ना, मैंने माना, वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब एक सिंपल से आदमी थे जो गाना जानते थे बस। उनकी इंटरव्यू सुनेंगे आप तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। करेक्ट। इतना सिंपल आदमी, सूफी आदमी। तो बिसाइड्स हिज सिंगिंग एंड हिज प्राउस ऑफ बीइंग द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर एवर, जो कव्वाली गा रहे हैं, नीचे स्केल गाने गा रहे हैं, ऊंचे गाने गा रहे हैं, सेमी क्लासिकल गा रहे हैं, तो आई वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस मैन्स वर्सेटिलिटी। तो वो मुझे पसंद थे। साक्षात एक सरस्वती का अवतार जो पूरी इंडस्ट्री मानती है, वो भी अपने डिमीनर की वजह से और गायकी, वो लता मंगेशकर जी। आई फील दीज टू आर माई म्यूजिकल फादर एंड मदर। डू यू थिंक आजकल जिस तरह से आपने नाम लिए मोहम्मद रफ़ी साहब के, ये पर्सनालिटी कल्ट ऑफ सिंगर्स कम हो गया है, खत्म हो गया है ऑलमोस्ट? व्हाट हैज चेंज्ड? मेरा ये मानना है कि कला तो है किसी भी फील्ड में, व्हाट मेक्स अ पर्सन लॉन्ग लास्टिंग इज द पर्सनैलिटी बिहाइंड इट। उसकी सोच, कला उसको एक जगह पे पहुंचाती है, उसकी ग्राउंडिंग जो होती है वो उसका कैरेक्टर बनाता है, आप में कितनी हिम्मत है। मेरा मानना ये है कि यू हैव टू बी वेरी मैलिएबल, जहाँ जैसे लोग हैं वहाँ वैसे बन जाओ। यू ऑल्सो शुड प्रोवाइड एन एटमोसफेयर पीपल वुड वांट टू वर्क विद यू, और ये माहौल आर्टिफिशियल सुपरफिशियल तरीके से नहीं बन सकता। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आप लंबा चलेंगे। तो लॉन्ग लास्टिंग वो होते हैं मेरे ख्याल से लोग जो अपने पीक में इंप्रेशन इतना अच्छा बनाते हैं कि लोग, पीपल वांट टू बी विद देम, पीपल वांट टू वर्क विद देम। जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है वो लंबा चले हैं, इंक्लूडिंग यू। आई थिंक पीपल वुड नॉट बी वांटिंग टू वर्क विद यू इफ यू आर ऑब्नॉक्शियस ह्यूमन बीइंग। एक्टिंग भी किया आपने एज अ स्मॉल किड? जी, एज अ चाइल्ड। मास्टर सोनू बेताब में किया था। बेताब में कामचोर, उस्तादी उस्ताद से। हाउ डिड यू गेट इनटू एक्टिंग? हम 80 में बॉम्बे आ गए थे, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में तब आया था। तो अब बॉम्बे में पापा अपने लिए कुछ कोशिश कर रहे थे, और पापा के बस में नहीं था अपने लिए कुछ करना, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हाथ जोड़ सकते हैं, अपने लिए नहीं ऐसे रहेंगे, वो नहीं कर पाएंगे वो। बट मेरे पापा ने मेरे लिए किया है, मेरा बेटा इसको सुन लीजिए, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, जो वेरी अनलाइक माई फादर। तो उन्होंने वो सब किया मेरे लिए।
तो उस समय हम जब बॉम्बे में थे तो मैं थोड़ा गाता, उस समय तो मैं दिल्ली मेलोडी गा रहा था, तो लोग जानते थे कि एक तेज़ सा बच्चा है जो एक्टिंग करे तो अच्छा हो जाएगा शायद, तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत फिल्में की, एक्टिंग की। अन्नू मलिक ने आपको कहाँ पर देखा था, किसी फंक्शन में? जी, एक बहुत फेमस होता है कंपटीशन, ऑल इंडिया संगम कला ग्रुप कंपटीशन, बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे होता है। उसमें मैंने सब जूनियर्स में गज़ल्स में पार्टिसिपेट किया था। आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट। तब मैंने गज़ल गाई थी एक, तो अनु जी अपने बड़े बड़े बाल लेके वहाँ पे लंबे से ऐसे गोरे चिट्टे बैठे हुए थे और उनसे कहा था यार मेरी लॉटरी कुछ ऐसा कुछ चक्कर चलाओ कि मेरी लॉटरी चल जाए, और आप उनके साथ गए थे। उन्होंने बोला कि अरे आप लॉटरी वोटरी क्या ले रहे हो, ये आपकी लॉटरी है, इसको थोड़ा बड़ा होने दो, फिर ये लॉटरी हो जाएगी। हम शो के इतने आगे बढ़ चुके हैं, पिछले इतनी देर से बात कर रहे हैं, बट आपकी बात हमारी सिर्फ आपके पिताजी की हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू योर फादर एब्सोल्युटली, देन टू योर सिंगिंग। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हमेशा। और आप घर पे काम करते थे, अपना खुद ही बर्तन धोते थे, पोछा खटका मारते थे, और लोग कहते थे गुड लुकिंग सर्वेंट है किसी का। हम लोग जब यहीं मुंबई में मेफेयर अपार्टमेंट से वहाँ रहते थे, तो मैं झाड़ू मार रहा हूँ, पोछा मार रहा हूँ, खाने की रेसिपी मम्मी से पूछता था, तो मैं खाना बनाता था, बर्तन खुद मांजता था। तो नीचे लड़कियाँ घूमती थी ऐसे, तो बाहर एक दोस्त था जिसकी दुकान थी, अजय नाम का, तो मुझे कहते सोनू एक बार ये लड़की आई थी तो पूछ रही थी जैसे यार ये उस घर में वो गुड लुकिंग सर्वेंट कौन है जो बर्तन मांजता रहता है रात को। आपको काफी वो डमी सिंगर क्या कहते हैं हाँ उनको? जी, वो ये था कि जब वो मेन सिंगर नहीं मिलता, हाँ, तो किसी फॉर द सेक ऑफ शूटिंग करेक्ट किसी और सिंगर से करवाते, जो अभी भी ऐसा होता है। तो एक गाना था, कंपोजर थे अमर हल्दीपुर जी और उत्पल जी जो अब नहीं रहे, उत्पल विश्वास, मुझे मिलाया था उषा खन्ना जी ने। उषा खन्ना जी का मेरे पे बहुत बड़ा उपकार है। मगर 1942 लव स्टोरी, हाँ वो भी उसके पहले का, उसमें आपको वो क्या हुआ था 1991 में हम लोग जब आए थे यहाँ पे, तो 92 तक कुछ नहीं हो पा रहा था हमारा। तो 92 की बिगिनिंग में हम लोग गए दिल्ली में शोज करने के लिए कि कुछ पैसा तो कमाएं, यहाँ तो खत्म हो गया था सारा पैसा। तो 2-2.5 महीने बाद वापस आए, और मधुर ध्वनि एक स्टूडियो था, उसके संपत जी थे, उन्होंने मुझे बोला अरे सोनू तेरी किस्मत खराब है यार, तेरे को पंचम दान ढूंढ रहे थे यार। मैंने बोला क्या? हाँ उनकी फिल्म आ रही है कोई यार, तू जा, तू अभी जा, वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है फिल्म, बॉम्बे फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग चल रही है। तो हम वहाँ गए, वहाँ ये जावेद साहब बैठे हुए हैं, विद्यु विनोद चोपड़ा बैठे हुए हैं, पंचम दा बैठे हुए हैं। तो पंचम दा मुझसे पहले मिल चुके थे, उनको मैं बहुत पसंद था। तो उन्होंने बोला अरे अरे झाड़ू झाड़ू, ये लड़का बहुत कमाल का है, बहुत कमाल लड़का, बहुत कमाल लड़का है। तो मैं खड़ा होकर बैठ गया, क्योंकि वहाँ पे कुमार शानू जी का वेट हो रहा था। एक दिन पहले वो आए थे, विद्यु जी ने उनको भगा दिया था किसी वजह से, तो हमें उम्मीद थी कि वो नहीं आएंगे, तो मैं गा दूंगा, ऐसे कुछ हो गया। फिर अचानक शोर मचा, शानू हो गए। देखा तो आया, बोला दादा बोलो दादा क्या अभी चलो करें दादा रिकॉर्डिंग करें। अरे मैंने बोला अपना चांस गया। तकलीफ हुई थी उस दिन जिस दिन शानू साहब पहुंच गए थे? नहीं, मुझे तकलीफ उसके बाद में हुई थी। वो जो गाना मैं आपको कह रहा था आग लगे सावन को, तो उसके बाद मैंने एक और गाना डमी गाया था, और फिर काम ही नहीं बन रहा था हमारा, काम ही नहीं है, वेट किया जा रहा है, एक दिन हफ्ता महीना बीत गया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, इट वाज वेरी स्लो, लाइफ वाज टू स्लो एट दैट पॉइंट। तो बड़ी उम्मीद से एक बार मैं सुदीप स्टूडियो में गया टी सीरीज़ के, और मैंने वहाँ से पूछा उनसे कि मेरा गाना जो 2 शूटिंग हुए थे, तो भाई मिश्रा जी रिकॉर्डिस्ट थे जो मर गए बेचारे, वो कहते हैं बेटा वो गाना अभी डब हो गया, गाना डब हो गया। और था तो मैं बच्चा ही उस समय, मैंने बोला अच्छा ठीक है। मुझे आज तक वो दिन याद है, 2nd फ्लोर से मैं उतर रहा था, सुदीप स्टूडियो के टी सीरीज़ का स्टूडियो था खार में, 1st फ्लोर की स्टूडियो के बीच में रुका, और मैं फूट फूट के रोया, जैसे नाक निकलने में रोना होता है ना, वैसे ऐसे बोल रोया। मैं बोल रहा हूँ भगवान, इतना अच्छा गाने के बाद में भी अगर मेरा गाना नहीं रह सकता तो शायद मुझे कुछ मिलेगा नहीं अभी, ये लगता है मेरा टाइम नहीं आया अभी। मैंने उषा खन्ना जी को फ़ोन किया, मैंने उषा जी मैं आ जाऊँ? तो उषा कहती हाँ बेटे आजा बेटा। तो मैं गया उनके पास में, मुझे खूब प्यार किया, चिंता नहीं बेटा तेरा टाइम आएगा, तू बहुत अच्छा गाता है, टाइम आएगा तेरा। सो इसीलिए मेरे लिए दिल में इनकी बहुत इज्जत है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे उस समय सर पे हाथ रखा जब मुझे अकल ही नहीं थी दुनिया की। दे जस्ट एक्चुअली पुश्ड मी कि आगे बढ़। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जी। Which was that one song which changed your life? Fortunately, my life kept changing in different stages. I'll tell you how. My first exposure to subtle fame was
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, वो जो बेवफा सनम एल्बम आई थी उसमें वो जो गाना था वो हिट हो गया था, जिससे मेरे को थोड़े से शोज में पैसे बढ़ गए थे मेरे। पर फिल्मी गाने नहीं मुझे मिलते थे उस समय भी, तो मेरे करियर स्टार्ट नहीं होता। आई स्टार्टेड डूइंग वर्जन्स, भजन, राजस्थानी गाने, मराठी गाने, उड़िया गाने, ये गाने वो गाने खूब सारे किए, नेट प्रैक्टिस हो गई बहुत सारी मुझे। फिर समा बदला, एक म्यूजिकल चैनल शो आया था, उसने मेरी ज़िंदगी पूरी बदली। उस शो के माध्यम से मैं लोगों के घर पे पहुंचा, घर घर तक पहुंचा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। उसके बाद कुछ गाने आए जिन्होंने मुझे मेन स्ट्रीम फिल्म म्यूजिक में डाला। पहला था संदेश से आते हैं बॉर्डर का, जिसने मुझे लोगों को सिंसियर सिंगर बोला कि हाँ भाई सिंसियरली गाता है। इमीडिएटली 3 महीने के बाद में परदेश का ये दिल ठाक दीवाना, ये संदेश से आते हैं और ये परदेश, ये की सिंगर गा रहा है। यहाँ से विश्वास बढ़ा कि यार तो इसका कुछ है, इसका कुछ एक मीटर यहाँ से वहाँ तक चलता है इसका। देन एक के बाद एक गाने आए, फिर सूरज हो मध्यम, फिर कल हो ना हो, उसने एक कैटapult किया, और फिर अभी मुझ में कहीं जो अभी आया। आई थिंक दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ माई लाइफ। बट आप वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेबैक सिंगर्स हैं जिनकी लड़कियां बहुत फैन हुई। आप शायद इजराइल कहीं गए थे कभी? मुझे लगा था कि अभी थोड़ा सा फेमस हो रहा हूँ, ठीक है, तब नया नया टेलीविज़न शो स्टार्ट हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इजराइल में मेरे कोई चाहने वाले हो सकते हैं। तो मैं पीछे जा रहा था, मेरे से सुदेश भोसले जी थे और आगे चंकी पांडे चल रहे थे। अचानक मुझे आवाज़ आई, चंके चंके, लड़कियाँ चिल्ला रही चंकी चंकी, और मैं अपना लगेज का ट्रॉली लेके देख रहा हूँ कि ये होता है एक्टर्स यार, तो सिंगर्स को कहाँ ये सब नसीब होता है। और मैं करते जा रहा हूँ आराम से, अचानक मुझे लगा कि कुछ हड़कम मचा हुआ है आसपास। वहाँ से आवाज़ ऐसी आवाज़ आई, तो वो सब लड़कियाँ वो सारी हटके मेरे पे कूदी, और जो मुझे मज़ा आया अनुपम जी इट वॉज वेरी वेरी मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस। यू आर अ ग्रेट मिमिक। मैंने आपको एक बारी देखा था किसी फंक्शन में, आपने कुछ गायक लोगों की बहुत अच्छी ट्रिब्यूट दिया था उनको। जो लोग म्यूजिशियंस होते हैं, कि जो काम करता है उसके काम का अक्स उसके पर्सनालिटी में आता है, काम का अक्स। आई एम श्योर जो लोग बहुत फिजिकली मुश्किल काम करते हैं वो कि ऐसे लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। वैसे जो लोग थोड़े से नज़ाकत वाला काम करते हैं उनकी लैंग्वेज में नज़ाकत भी आ जाती है। तो वैसे ही अगर कोई संगीत वाद्य को बजाने वाला कोई इंसान है तो उसका वो वाद्य मैंने देखा है, वो उसकी गले में आता है। अच्छा, जैसे सारंगी, और अब नहीं रहे मरहूम उस्ताद सुल्तान खान साहब, सारंगी साज की आवाज़ है, ऐसी की आवाज़ है उसकी, तो सुल्तान खान साहब की गायकी में वो आता है। मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं आपको ये एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ, डोंट लेट पीपल चेंज यू। नो नो नो, मैं थोड़ा अंदर हो गया हूँ। हाँ, कैमरा बाहर से अंदर हो गया। मुझे भी पिछले 1-2 सालों से लगा कि आप जो हैं अंदर चले गए हैं। थोड़ा वो बट व्हाई? लगा बहुत मिल लिया सबसे। देखिए, 2 चीजों से होता है ऐसा, या तो लोग डिसअपॉइंट करते हैं, आप लोगों की से अपेक्षा होती है, देन यू फील सैड एंड हर्ट, पीपल हर्ट यू। नहीं, ऐसा इतना नहीं हुआ होगा, और ये भी नहीं है कि हम कभी जिंदगी में किसी से हर्ट हुए नहीं, लेकिन हर्ट होने के बाद में ब्लेम दूसरे पे नहीं करता मैं। अपने आप को लगा कि यार कुछ तो तूने किया है गड़बड़। पहली बार इंसान पैसा देखता है, कामयाबी देखता है, थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता ही है। हुआ होगा मेरा भी, मैंने भी देखा कि यार कहीं कहीं मैंने आई हैव रब्ड पीपल द रॉन्ग वे, कहीं कहीं मैंने आई कुड हैव बीन काइंडर। एहसास तो हो गया, कम से कम अंदर से माफ़ी मांग लिया अपने आप से और उस इंसान की आत्मा से भी कि यार गलती हो गई, मैं सॉरी कर। जो मैं 15 साल 10 साल पहले कर रहा था, आज मुझे लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं था। तो इसका मतलब जो मैं अब कर रहा हूँ वो मुझे 10 साल बाद कचोटेगा कि यार ये तूने गलत किया। यू हैव टू स्पीडन अप योर लेवल ऑफ एवोल्यूशन। इसलिए मैं अंदर घुसा थोड़ा अपने आप में। सोनू, आपके बेटे बहुत टैलेंटेड है। अच्छा बच्चा है वो, टैलेंटेड तो उससे भी बहुत अच्छे लोग बच्चे देखे हैं मैंने बहुत। ही इज़ अ वेरी गुड किड।
मैंने अभी कॉल किया उसको, वो मुझे छोटू बोलता है, मैं भी छोटू बोलता हूँ। अच्छा। छोटू छोटू चलता है। छोटू, हाँ छोटू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? ऑफिस में बैठा हूँ। अरे मैं शूटिंग कर रहा हूँ। ओ घर पे कब आओगे? ये चलता है हमारा। उसका अच्छा होना, उसका श्रेय आपको जाता है या आपकी वाइफ को जाता है? इक्वली जाता है, क्योंकि उसको हमें एक बिगड़ा हुआ फिल्मी बच्चा नहीं बनाना। आई जस्ट थॉट कि इसको जितना हो सके थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखें अपना। एक बात बताइए, निवान में आप अपने फादर का क्या चाहेंगे और अपना क्या चाहेंगे? मेरे फादर का कैरेक्टर, मेरे फादर की जो एक खुदारी है वो बहुत कमाल की चीज़ है। ईमान के बड़े पक्के हैं। और सबसे बड़ी खासियत पापा में है, जो मेरे ख्याल से मुझ में भी है, वो ये है कि हम लोग सिंपलेस्ट मीन्स में जी सकते हैं। हम लोग को ये नहीं है कि अगर ये चीज़ नहीं मिली तो हमारा क्या होगा। बट पापा वैसे थोड़ा छुपे हुए रहते हैं। आई एम स्टिल एक्सट्रोवर्ट। So that you will want both the qualities. I want him to be having both the qualities. Yeah. हमारे शो में एक सेगमेंट है जिसमें हम हमारे मेहमान से पूछते हैं कि आपकी लाइफ का ऐसा कोई मोमेंट हो जिसको देखकर आपको ऐसा महसूस हो कि अगर ये हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अरे सर, ऐसे इतने सारे लोग सिंगर बने कि सोचता हूँ अगर वो सिंगर बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ, ये तो आपने बता दिया। मेरे साथ में 1973, मेरे पैदा होने से पहले फरीदाबाद में पहली बार टीवी आया। मैं मम्मी के पेट में हूँ, मम्मी ने टीवी पहली बार देखा है और देखा लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं। और मम्मी ने देख के बोला, हाय इनकी मम्मी को कैसे लगता होगा ना कि मेरी बेटी लता मंगेशकर है, कितना मज़ा आया अगर मेरा भी ऐसा बेटा हो जाए। हर होल थॉट वाज कि मेरा बच्चा जो है पेट के अंदर, ये भी कुछ ऐसा बने जो ये जैसे इनकी माँ को लग रहा होगा वैसे मुझे भी लगे ये चीज़। और उसके कई सालों के बाद में लता जी का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ एक रेडियो चैनल में, और उनको मैं ये बात बता रहा हूँ। वाह। अगर आप सोचें कि ये एक छोटी सी कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वांटम लीप है। आई एम वेरी क्लोज टू लता जी, शी इज वेरी क्लोज टू मी। हमारा व्हाट्सएप का भी रिश्ता है। अच्छा। हमारा आपस में इतना रिश्ता है कि हम लोग जोक्स, वंडरफुल, लता जी इज ऑन व्हाट्सएप। जी मेरे साथ में जोक्स भेजती हैं मुझे, मैं उनको वीडियोस भेजता हूँ, जोक्स भेजता हूँ। तो हमारा इतना प्यार है आपस में, इतना उनका मुझे प्यार करती हैं वो। सो दैट्स अ क्वांटम लीप। तो अगर वो हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाह वाह, क्या बात, ब्यूटीफुल। दोस्तों, अब वो मौका आ गया है आप में से किसी एक को स्टेज पे बुलाने का और सोनू निगम साहब से और मुझसे बातें करने का। तो देखते हैं कौन है आज का भाग्यशाली व्यक्ति। सोनू, इसमें कुछ नाम पड़े हैं, आप उसमें से एक नाम निकालिए, पढ़ के सुनाइए। और टॉप में से निकालता हूँ। नॉर्मली लोग अंदर से हाथ डालते हैं, आप ऊपर करवाते हैं, जो टॉप में पड़ा हुआ। रोहन। रोहन, रोहन बेटा मैं भी हूँ। अच्छा बैठो बैठो। रोहन, माइक पकड़ लो। क्या करते हो बेटा रोहन? मैं अभी 12th का एग्ज़ाम दिया मैंने अभी। अच्छा। और गाना सीखता हूँ मैं, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सोनू जी का। मुझे बहुत खुशी है मैं आज आपके सामने हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? डोंबिवली। डोंबिवली? डोंबिवली से आए हो यहाँ? या। और आप सिंगर बनना चाहते हो? हाँ। बचपन से गाते हो? हाँ बचपन से गाता हूँ मैं, सब परक्यूशंस बजाता हूँ, फ्लूट बजाता हूँ और गाता हूँ। इससे पहले कि आप सोनू से सवाल पूछें, मैं आपसे एक गाना सुनना चाहता हूँ। आप हमारे दर्शकों को गाना सुना सकते हैं? हाँ मुझे इन्हीं के साथ गाना है, इनका गाना अभी मुझ में गई। अच्छा आप गाओ, मैं साथ में गाता हूँ आपके, आप गाओ। देखो सपने कैसे पूरे होते हैं। क्या पूछना चाहते हो आप सोनू से? यूजुअली एक डुएट सॉन्ग के लिए मेल सिंगर और फीमेल सिंगर चाहिए होते हैं, पर आप ऐसे सिंगर हो जो फीमेल की आवाज़ भी निकाल लेते हो, तो मुझे कुछ ऐसा आपसे सुनना है। आपको सोनू की कुछ पसंदीदा चीजें हम गिफ्ट में देना चाहते हैं। रोहन, क्या थैंक यू सर, थैंक यू। आइए।
Thank you. Thank you, beta. God bless you. All the best. मैं बहुत देर से सोच रहा था जी जिस शख्सियत के बारे में हमने आज इतनी बात की है मैं उनको स्टेज पर ना लेकर आऊं अच्छा, आपको मालूम पड़ गया। ये बहुत गुस्ताखी होगी। आई विल रिक्वेस्ट अगम निगम साहब टू प्लीज कम ऑन स्टेज। बैठिए, ये माइक लीजिए। आज के पूरे शो में 90% बातें आपके बारे में। हाँ, वही मैं सुन रहा था। तो इसमें उपलब्धि आपकी नहीं है, इनकी है। क्या बनाया आपको भगवान ने? एक्चुअली ये मेरे ख्वाबों की ताबीर है। वाह। जो मैंने ख्वाब देखे थे बचपन से, तो डेस्टिनी होती है। तो मैं पूरे वो सारे नहीं कर सका, कुछ कर सका। जी, इज इट पॉसिबल टू हैव अ सॉन्ग फ्रॉम बोथ ऑफ यू? आपके घर पे बहुत सारे अवार्ड्स होंगे, बहुत सारे आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले होंगे। हमारे जितने भी जज्बात हैं हम एक इस कागज में लिख के रख देते हैं, और ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। अगर आपके घर में ये आपके शान की शोभा बढ़ा सके तो विल बी वेरी हैप्पी। आइए, आप भी आइए सर। संगीत जगत के सबसे अनूठे व अनमोल रत्न सोनू निगम, आपको हमारा सादर प्रणाम। आप ऊपर वाले का रचा एक करिश्मा है जिसे सृष्टि में खुशी व संतुष्टि प्रदान करने के लिए भेजा गया है। आपकी प्रतिभा त्रुटिहीन है और आपकी मधुर आवाज अमूल्य। इतनी कम उम्र में सफलता पाने के पश्चात आपकी नम्रता आपकी पुनीत आत्मा का प्रमाण है। इस भटके समाज में आप संगीत का असली मूल्य बरकरार रखिए, यही हमारी आशा है। अनुपम खेर। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा अगम साहब, ये अवार्ड आप हमारी तरफ से सोनू को दीजिएगा। थैंक यू सर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सोनू निगम से ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिए और याद रखिए कि ऊपर वाले ने कामयाबी की सीढ़ी सबके लिए बनाई है। बस किसी की सीढ़ी में कदम कम है तो किसी की सीढ़ी में ज्यादा, पर आप बस बेखौफ अपनी सीढ़ी चढ़ते रहिए। मुकाम कभी भी आ सकता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। दोस्तों, अगर गरीबी की मार से जूझता इंसान उसी गरीबी को अपनी ताकत बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर मोहम्मद अली बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर राजपाट त्याग कर राजा गौतम सिद्धार्थ बौद्ध धर्म की स्थापना कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर पोलियो से पीड़ित डॉक्टर सुरेश अडवाणी ऑन्कोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल कर सकते हैं तो सच में दोस्तों, जीवन में हार ही इंसान की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि हार के बाद ही आप जीतने का मतलब समझते हैं। इसी के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस बात से मुझे ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन का एक वाक्य याद आता है। जब वो बार बार इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में नाकाम हो रहे थे तो उनसे किसी ने कहा, क्या आप अपनी नाकामयाबी से शर्मिंदा नहीं? तो इसके जवाब में उन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यह है परसिस्टेंस का नतीजा, जिसने नाकामयाबी की परिभाषाएं बदल दी
और फिर वही हुआ जो होना था। एडिसन साहब ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया और अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो दृढ़ता की जीती जागती मिसाल है। इनके हुनर और अभिनय के अंदाज की कोई तुलना ही नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री को अपने रंग में ढलने को मजबूर करने वाले अभिनेता, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड पावरफुल एक्टर्स, प्लीज वेलकम इरफान। इरफान, आपको साहब बोलने का दिल कर रहा है। वो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देंगे मुझे आज। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लाइफ टाइम अचीवमेंट तो मैं नहीं लूंगा अभी 30 साल तक। योर फुल नेम इज क्वाइट अ बिग नेम। या साहबजादे इरफान अली खान। साहबजादे इरफान अली खान। जी जी। कॉन्वेंट स्कूल में सब लोगों के लिए आइडेंटिफिकेशन साहबजादे इरफान अली खान, सब अजीब तरह से देखते थे वो उसको। तो धीरे धीरे मैंने एक एक चीज कम करना शुरू की। करते 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 अब खाली इरफान रह गया। इसमें से इर कब जाएगा मुझे पता नहीं। नहीं अभी कुछ नहीं। अभी इरफान बहुत अच्छा नाम है और इरफान के साथ मैंने जैसा कि कहा कि साहब लगाने का दिल करता है। मैंने सुना आपकी बैकग्राउंड, मतलब एक जो आपके बैकग्राउंड पिताजी दादाजी वगैरह, दे वर नॉट वेरी रिच बट फ्यूडल बिलोंग करते थे। उनके मतलब जमींदार, हाँ, नवाब खानदान। आपके पापा क्या करते? पिताजी क्या बुलाते थे? वालिद साहब? हाँ। हमारे अब्बू हम बोलते थे उनको। अब्बू। थक चुके थे उस सब रूटीन से, शिकार से, इससे उससे। लेकिन हमारी माँ बताती है कि जब हम बच्चे थे तो बहुत शिकार उन्होंने बहुत खेला है। आपकी कुछ याद है कि आपको भी कभी शिकार पे लेके गए थे? मुझे हमेशा लेके जाते थे और हम हमेशा जाते थे। हमारे लिए बहुत एडवेंचरस होता था। लेकिन जब मेरी सिस्टर मेरे साथ जाती थी या मेरा सबसे छोटा भाई साथ जाता था तो हमारे लिए थोड़ा ट्रॉमेटिक होता था वो। क्योंकि एक तो मिस्ट्री जंगल की वो बहुत मज़ेदार होती थी। अच्छा। वो देखने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब किसी जानवर को मारा तो उसकी पीछे कहानियां हमारी बनती थी। क्या कि उसकी माँ वेट कर रही होगी, अरे उसका वो हो गया होगा। तो वो एक इमोशनल, एक अजीब सा है ना, अच्छा नहीं लगता था मुझे। हाँ। मेरे से उन्होंने बंदूक चलवाने की कोशिश की, बंदूक में चलाता था लेकिन जानवर मैंने नहीं मारा। अच्छा। मुझे दिक्कत होती थी थोड़ी। और मेरे फादर मुझे अक्सर कहा भी करते थे, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता भी नहीं था। नहीं खाता था। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। अच्छा। पता नहीं, मेरा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था शायद। तो वो अक्सर बोलते थे कि ये ब्राह्मण पैदा हुआ है पठानों के घर में। अच्छा। और मतलब एक दबंग किस्म की फैमिली थी। एक फादर आगे जा रहे हैं गन्स लेके, पीछे दो बेटे चल रहे हैं। मैंने रियलाइज किया कि इट्स एन एडिक्शन। वो जो जोश होता है शिकार के वक्त का, वो बहुत ही इट्स अ वायलेंट थिंग, कि जानवर दौड़ रहा है, आपकी गाड़ी दौड़ रही है, खड्डा दिख रहा है ना, दीवार दिख रही है, और आप बस उसके पीछे हैं। और आपकी माँ, आपकी वालिदा इनके टोटल कंट्रास्ट में थी। बिल्कुल उनको सॉफ्ट फिलोसॉफिकल, उनको लगता था ये सब वायलेंट चीजें। एंड उनका इसलिए आई थिंक एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया था मेरे फादर से, और वो मरते दम तक रहा। क्या? शी नेवर लाइक्ड शिकारबाजी। एंड तो उनका कहीं ना कहीं उनकी केमिस्ट्री में गड़बड़ाई है उस वजह से। मतलब बेसिकली आपके फादर साहब का प्रोफेशन और पैशन सेम था। प्रोफेशन तो उनका टायर था, हाँ, जो कि उस पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने अपने सर्वेंट्स रख रखे थे, वो अपना संभालते रहते थे। पैशन शिकार था। और आपको पढ़ने वढ़ने को बोलते थे कभी? वो बोलते थे कि हुनर सीखो कोई। हाँ, हुनर पढ़ लिख के क्या करोगे, नौकरी करोगे किसी की। हाँ। तो वो नौकरी को थोड़ा सा ऐसा देखते थे, लुक डाउन अपॉन करते थे कि नौकरी वोकरी क्या करनी, हुनर सीख लोगे जिंदगी भर। और कोई आप चाहते थे कि आप प्रोफेसर भी बने हो या लेक्चरर बनो? मेरे फादर का कोई उसमें हाथ नहीं था। उनका था कि बस कुछ भी काम सीखो, अपना कोई किसी तरह का प्रेशर। मेरी माँ का प्रेशर था कि अंग्रेजी स्कूल में जाएं, कुछ मतलब कन्वेंशनल तरीके के जो इज्जतदार पेशे हैं वो अपनाएं। और फिर आपने अपनी वालिदा साहिबा से कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ प्रोफेसर बनने की कुछ ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ? मैंने उनको कहा ये था कि मैं ड्रामा पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैंने जब उनका रिएक्शन देखा तो मुझे लगा कि वो समझी नहीं है। उनको लगा कि मैं नाटकबाजी करूँगा, जो करना था मुझे। तो मैंने कहीं से सुन लिया कि इसको करने के बाद जो है आपको लेक्चरशिप की नौकरी मिल सकती है। ये वर्जन मैंने उनको दिया था कि मैं ये करने के बाद मैं लेक्चरर बन सकता हूँ यहाँ पे ना, तो लेक्चरर बनूंगा यहाँ के। तो वो संतुष्ट थी।
और पिताजी ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे पिताजी एक्चुअली पिताजी जब मैंने नाटक करना शुरू किया, पिताजी की उसी वक्त जो है उसी दौर में उनका वो चले गए, वो ट्रांसफर हो गए ओह, यहाँ से दूसरे प्लानट, कहीं पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं चला मुझे अभी तक। मतलब वो इंतकाल हो गया उनका। अच्छा, इंतकाल हो गया। इंतकाल मतलब ट्रांसफर होता है तो उनका ट्रांसफर हो गया वो, और ऐसे क्रूशल टाइम पे हुआ जबकि मैंने एनएसडी का जाने का बिल्कुल डिसाइड कर लिया था और मैं घर का बड़ा था, और सडनली उनका जब हुआ तो आपकी उम्र क्या थी उस समय जब आप? मेरी हुई होगी 19 साल या, और मैं डिसाइड किया और उनका हुआ, देन सबकी नज़रें मेरे पर कि अब ये संभालेगा घर, और मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे होगा। मतलब मैंने पहली बार ज़िंदगी में मैंने जो एक मुहावरा है कि पैर तले से ज़मीन खिसक जाना, वो मैंने एक्सपीरियंस किया था। मुझे याद है जिस वक्त मेरे अंकल ने कहा कि वो बाथरूम के अंदर है, शायद कुछ हो गया उनको, तो मैं जिस स्पीड से भागा था मोहल्ले में डॉक्टर को लेने के लिए, मुझे लगता है कि शायद मैं किसी को भी पीछे छोड़ सकता था उस वक्त। कुछ भी उंगालता फानता मैं डॉक्टर के गया, डॉक्टर वहाँ नहीं मिला, फिर उसके घर गया, जब तक वापस डॉक्टर के साथ आया मैं वापस, तब तक उनको बाहर निकाल लिया गया था एंड ही वाज डेड। मुझे जो है उनका सर पे हाथ फेरना याद है मुझे हमेशा से, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा ज़िंदगी भर। जिस तरह से वो हाथ रखते थे सर के ऊपर, वो बहुत उसमें पता नहीं क्या था एंड मेरा कभी उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा अलूफ था, मेरे छोटे भाई का ज़्यादा होता था। मेरे से लास्ट के दिनों में जब उनका कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा मेरी मदर से ज़्यादा हो गया था तो बहुत परेशान रहते थे वो। उस दौरान मैंने अपने हिसाब से उनको कुछ सजेस्ट करने की कोशिश की एक आध चीज़ें, तो ही वाज लिटिल मोर इंटरेक्टिव विथ मी, उनको मेरी बातें अच्छी लगती थी। अक्सर लोग पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हें ये फोर्स किया ताकि तुम ये बनो, लेकिन मुझे हमेशा अपने फादर का अच्छी यादें इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ का फोर्स नहीं किया, उन्होंने हमें थोड़ा सा खुला छोड़ा था कि यू चूज, सो दैट इट वाज वेरी कंफर्टिंग। क्या ये एक कारण था कि आप बहुत, अभी भी मुझे लगता है कि कुछ इंट्रोवर्ट हो आप? इंट्रोवर्ट होने का आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप बचपन से आपके साथ होती क्योंकि आपने कोई किसी कंपटीशन में आपको गाना था, मैं स्कूल में गाना था और आप सारे उसके वर्ड्स भूल गए। नहीं, मुझे सब याद था, लेकिन मेरी जो आवाज़ निकली वो किसी ने सुनी ही नहीं। माइक मेरे यहाँ लगा हुआ तो भी नहीं पहुंची आवाज़, वो आवाज़ निकली नहीं बेसिकली। मुझे लगा मैं गा रहा हूँ, लेकिन वो आवाज़ हमें फिल्में देखना अलाउड भी नहीं था एक्चुअली। अच्छा, हमें फिल्मों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि परिवार वाले जो है लेके जा रहे हैं वो फिल्म आई है चलो देखते हैं। मेरे अंकल जो आते थे टोंक से, वो हमें सबको लेके जाया करते थे। उनके आने का मतलब था कि हम अब जाके फिल्म देखेंगे कोई, तो उन्होंने मुझे याद है धर्मा हमें दिखाई थी और भी कुछ कई फिल्में उन्होंने हमें दिखाई। और फिर पहले झटके में आपका एनएसडी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हो गया था? वो चमत्कार था वो, क्योंकि मैंने उतने नाटक भी नहीं मेरा नहीं हुआ था पहले झटके। नहीं हुआ था, नहीं, क्योंकि मेरे पास तो और कोई चॉइस नहीं बची थी। तो आप वहां तो वो कहते हैं कि 10 प्लेस की लिस्ट लेकर आओ, कुछ आप लिस्ट लेके गए थे, आप बनाई थी आपने? मैंने सब झूठी बनाई थी, मैंने झूठी बनाई थी मैंने। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के महान टीचरों सुन लो। बट उनको कुछ ना कुछ मेरा पसंद आया होगा आई थिंक। मेरे में इतनी ज्यादा सिंसियरिटी थी, इतनी ज्यादा ऑनेस्टी थी टू लर्न करके मैं क्या करूंगा वो भी मैंने झूठ बोला था। मैंने कहा नाटक करूंगा, जो कि मुझे नहीं करना था। मुझे फिल्में करनी थी। तो मेरे पास कोई चॉइस थी नहीं, मैं कहाँ जाके सीखूं। तो वो एनएसडी के किस्से सुन के हमारा दिमाग खराब हुआ था कि यार ये एनएसडी क्या जगह है। हमें लगता था वहाँ कुछ जाएंगे और आपको कोई टैबलेट दे दी जाएगी और आप सडनली आप जो है एक एक्टर बन जाओगे, और उसी एक्सपेक्टेशन से गया था मैं। एंड आपकी अम्मी जान ने आपसे बोला कि भैया अगर तुम्हें इस लाइन में जाना तो पहले शादी कर लेना। उनको पता था कि मैं जिद्दी हूँ, मैं करूँगा जो मन में आ गया। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम सिर्फ निकाह पढ़ लो यहाँ और फिर चले जाओ। तो वो मैं नहीं, क्योंकि उस वक्त मेरा इतना ज़्यादा मैं फोकस था कि मुझे लगता था कि अगर ये कर लिया तो मैं फिर जो है डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो वो उन्होंने बहुत कोशिशें की, हर तरह की कोशिश की, मैं वो नहीं किया, मैंने मना कर दिया। कमर्शियल फिल्मों के या फिल्मों के कौन आपके फेवरेट एक्टर हुआ करते उन दिनों? मुझे दिलीप कुमार साहब ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, उनका हाव भाव, उनका बिहेव करने का तरीका जो था,
उस उनकी अदा और कुछ रियलिज्म उनका जो कि बहुत रिलेटेबल था। देन मिथुन चक्रवर्ती, क्यों उनकी कहीं से कहीं मुझे गलतफहमी थी कि मेरी सूरत उनसे मिलती है। मिथुन चक्रवर्ती तो उनकी जो मृग्या वगैरह जो फिल्म है। अच्छा, उसमें भी आपने ऐसी फिल्म ढूंढी जिसमें उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका था? नहीं, क्योंकि वो फिल्म ही वो आई पहले टेलीविजन। हाँ। आपने, मैंने सुना आपने बाल भी सीधे करवा लिए थे? बाल सीधे करवाने की कोशिश तब तो होते नहीं थे, तो ड्रायर से जितने हो जाए वो घुंघरालू बाल। मुझे नहीं पता इसके बारे में। सॉरी, इस तरह की पुरानी मेमोरीज खत्म हो गई आपकी। नहीं सर, ऐसा कभी मौका नहीं था कि मैं ड्रायर के सामने वैसे बैठूं। और आपका ऐसा उस समय मानना था कि अच्छी शक्ल वाले भी जो हैं वो एक्टर बन सकते हैं? अच्छा। क्योंकि मुझे लगता था कि यार मेरी जैसी शक्ल का कोई आदमी आया है क्या इंडस्ट्री में, और मुझे कोई दिखता नहीं था। बाई चांस मिठुन साहब दिख गए। हालांकि मुझसे ज्यादा वो हैंडसम थे उनका, लेकिन मुझे लगता था कि ये बन सकते हैं, मैं भी कुछ कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन उस तरफ मेरा कंफ्यूजन जरूर था, लेकिन उस तरफ मैं बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता था उस बात को, क्योंकि जो मेरे अंदर ड्राइव था वो मुझे इतना पुल कर रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। मैं काम ऐसा करूंगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे। वो दिशा मुझे नसीर साहब ने दिखाई। एग्जैक्टली। हाँ, जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो रास्ता ऐसा है कि इसको तो आप एक्सप्लोर करते जाओ। और इस दौरान आपने ये भी सोचा था कि अगर कुछ नहीं फिल्मों में तो जहां जिस फिल्म में अमरीश पुरी साहब होंगे उसमें मुझे एक सेकंड विलन का रोल मिल ही जाएगा? हाँ है, उनके साथ खड़ा भी रहता मैं तो मैं अपने आप को धन्य समझता। जब मैं सीरियल कर रहा था, मैं इतना उकता चुका था सीरियल से, और मुझे सिनेमा करना था। मैं टेलीविजन के लिए आया नहीं था, टेलीविजन था नहीं तब, मैं सिनेमा करने आया था। तो मैं कहता कुछ भी रोल मिल जाए 1 मिनट का 2 मिनट का, मैं वेट करता था। बट मैं क्योंकि स्ट्रगल नहीं करता था लोगों के पास जाके, तो मैं वेट करता था। और हम जोक करते थे कई बार, शिल्पा को बोलता था मैं कि पता है आज घई साहब का फोन आया था आज। अच्छा। ऐसे ही मतलब मजाक में। हाँ। दैट वाज लाइक अ ड्रीम यार, कि किसी दिन किसी डायरेक्टर का फोन आ जाए। वो कौन सा सीरियल था जिसमें किसी बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर ने आप कुछ पुलिस इंस्पेक्टर बने थे और आपका कुछ हाथ कांप रहा था यार, बोला था अरे किसको लिया, इसको तो एक्टिंग आती नहीं? वो हम एक्चुअली स्कूल में थे, ड्रामा स्कूल में थे, और तब डीडी पे सीरियल्स भी नहीं, प्राइवेट चैनल शुरू हो गए थे। क्या था सीन उसमें? उन्होंने आपको क्या करना था? मुझे सिर्फ जाना था नॉक, मैं पुलिस वाला हूँ, एक दरवाजे पे मुझे नॉक करना था। पुराने किस्म का दरवाजा है और उसमें से ये जो क्रांतिकारी है वो बाहर निकलता है और मैं उस पर बंदूक तानता हूँ और मैं बोलता हूँ यू आर अंडर अरेस्ट। तो वो जब एक तो उनको देखते ही मैं चौंक गया, क्योंकि एकदम घुंघरालू, शैम्पू किए बाल, लाल लाल गाल एकदम तो वो मैं आया तो मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसा कांप रहा था। तो मुझे भी शर्म आई थोड़ी सी, और उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया तो और मैं तो मतलब आपके सामने रिएक्ट किया? हाँ, उन्होंने कहा यार क्या है, क्या हटाओ इसको। और हटा दिए गए? नहीं, फिर क्यों, डायरेक्टर ने अब कास्ट कर लिया था, कहाँ दूसरे को कास्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो डिड यू हेट दैट पर्सन एट दैट टाइम? नो, उस वक्त अपने आप को आई फेल्ट बैड अबाउट माई सेल्फ कि यार वाई आई एम नॉट अ गुड एक्टर। अच्छा। ऐसा कई बार एक बार और हुआ था। एक बार उसी दौरान में एक सीरीज में हमें रोल मिला एक एपिसोड का, और कुछ 750 रुपये उन्होंने तय किए थे। शाम को जो पेमेंट की बात आई तो मैं बहुत खुश था कि अब 750 रुपये मिलेंगे। 350 रुपये उन्होंने दिए, चेक बनाया। मैंने कहा ये क्या? बोला नहीं, काम आपका बिल्कुल एकदम ठीक नहीं था, इसलिए आधा पैसे। उसने डिसाइड कर लिया कि काम ठीक नहीं था? काम, हाँ, अगर वो ऐसे बोलते कि हम नहीं दे रहे, काम अच्छा था आपका, ये ले लो, तो मैं खुश होकर आया था। क्योंकि आपको बहुत उस वक्त आप जानना चाहते थे क्या आप जो कर रहे हो वो कैसा है। क्योंकि थिएटर कर रहे हो, आपको देख नहीं सकते अपने आप को, उस तरह के कैमरे नहीं है। आज तो कैमरे हैं, आप अपने आप को देख सकते हो, तो आप देख नहीं पाते थे। तो पूछते थे लोगों से, झगड़े होते थे कई बार अपना गर्लफ्रेंड से कि यार कैसा लगा तुम्हें? बोलो नहीं अच्छा था। बोले तुम जैसे अच्छा बोल रहे हो लग नहीं रहा कि अच्छा था। बोले नहीं मैं बोल रही हूँ ना अच्छा था। अब पता से बोल रही हो? हाँ, तो बोल लग क्यों नहीं रहा? तुम मीन कर रही हो कि वाकई अच्छा था? अरे यार अच्छा था यार। अब तुम अपसेट हो रही हो। तो अब ये चक्कर में बोला इसीलिए मैं नहीं बोलती। अगर बोलूंगी तो तुम सह नहीं पाओगे। तो समझ में आ गया कि अच्छा नहीं था। ओह, फाइनली ये सेंटेंस बोला गया। हाँ, फाइनली ये सेंटेंस बोला गया। आपने अपने आप को चेंज किया है, गर्लफ्रेंड चेंज की? मन तो करता था गर्लफ्रेंड चेंज कर दो, लेकिन नहीं हो पाई चेंज। इस दौरान आपकी कास्टिंग मीरा नायर की फिल्म में भी हुई थी। फिल्म का नाम था सलाम बॉम्बे, और
काफी रोल आपका कट गया था, सुना उसमें। उसमें वो रोल ही खत्म हो गया था जो मुझे लेकर उन्होंने और आपने शूट किया था उसको? उसको शूट करने वाले थे हमने 2 महीने की वर्कशॉप की थी। बाद में उन्होंने कहा कि यार इसकी हाइट इतनी है, बाकी बच्चे ऐसे हैं, तो फ्रेम जो है गड़बड़ हो रहा है। और फाइनली ये न्यूज़ ब्रेक की गई कि आप नहीं है, आप जो है वो रोल अब खत्म हो गया है। Where were you? Where was this news told to you? I was in Marine Lines. I had Mr. Day was there who उनके घर में मुझे पेइंग गेस्ट रखा गया था और शाम को कुछ गेट टुगेदर जैसा था, तो मुझे वहाँ बुलाया गया। हाँ, मतलब बातचीत हो रही थी और फिर मुझे बोला कि ये रोल अभी नहीं है इरफान, तो अब आगे कुछ करेंगे ना, इसको कट गया है। उनके लिए तो ऐसा था, मेरे लिए मतलब मेरी पूरी दुनिया शैटर हो गई, सो बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम फॉर एनीथिंग। मैंने एक कहानी सुनी है, ये कहाँ तक सच है इसकी पुष्टि आप करेंगे कि आपको किसी ने कहा कि टीवी टावर पे रोल मिलते हैं। अच्छा, इसका मतलब कहीं तो इसमें सच्चाई है। इसमें बहुत सच्चाई है इसमें। क्या ये मतलब? एक्चुअली क्या था वो, जब लगा कि एक्टिंग करना है तो फिर लगा कि टेलीविजन भी जा सकते हैं, तो हमने इंक्वायरी करने की कोशिश की, रिसर्च कि कैसे जाया जाए। तो किसी ने बता दिया पहाड़ के पर टीवी टावर लगा हुआ था। किसी ने देखो दिख रहा है ना वहाँ पर प्रोग्राम बनते हैं, अब वहाँ से रिले होता है, उसको भी शायद यही समझ होगी कि वहाँ बनते हैं प्रोग्राम। अच्छा। उसने हमको वहाँ भेज दिया, तो हम पहाड़ों पर भेड़ बकरियों के साथ ऊपर, मुझे मालूम है वो नाहरगढ़ का पहाड़ है वो। पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं है, वो तो टावर है, उसके आसपास से लोहे का तार लगा हुआ है, बस खत्म। ना कोई कमरा है। आप गए? हाँ बिल्कुल गए, विद माय कजन, और बातें करते हुए, और क्या बात करेंगे क्या करेंगे, साथ में एक कैमरा भी था फोटो खींचते हुए। कुछ भी नहीं था वहाँ, तो वो कुछ नहीं था, तो हम वहाँ फिर बिजी हो गए। मेरा कजन बोलने लगा यहाँ खजाना है। अच्छा। बोला ये पुराने किले होते हैं, यहाँ खजाना होता है, तो चल खजाना ढूंढते हैं। तो हम फिर वहाँ भटक गए उसमें, खजाना ढूंढने में, दिन वापस आ गए। तो ऐसा। क्या बात है, मानना पड़ेगा, मासूमियत की इंतहा है। यू डिड चाणक्य एंड भारत एक खोज, बट अब आप उकता गए थे। हाँ, मतलब वो तो सिर्फ कि गाड़ी चलती रहे, आप मतलब जो है आपको ऐसी स्टोरीज ना बने आपके साथ कि हमने रेलवे स्टेशन पे बैठ के चने खा के रातें गुजारी हैं, वो सब ना करना पड़े। तो उसके लिए जहाँ भी जैसा भी रोल मिलता था आप करने चले जाते थे। और फिर एक 10-11 साल का एक लंबा वक्फा जी, टेलीविजन, जहाँ कुछ नहीं हुआ जी, ऑलमोस्ट। टेलीविजन चलता रहा बस। हाँ, टेलीविजन चल रहा था, मगर कोई फिल्म नहीं आ रही। नहीं। व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म आपको मिलता था कि हम फिल्मों में क्यों नहीं काम देंगे आपको, क्या प्रॉब्लम है? सीरियल में भी मिलता था। अच्छा। जो बनेगी अपनी बात, जो मेरा सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरियल था, तब आप ज्यादा सेंसिटिव होते हो इन सारे कमेंट्स को लेकर। यार ये आ गया, ये एपिसोड लंबा कर देगा, क्यों आप पॉज लेते थे? क्योंकि आप डायलॉग टू डायलॉग नहीं बोलना चाहते, आप बिहेव करना चाह रहे हो, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। अरे यार ये एपिसोड लंबा कर देगा, तारीफ भी करते थे, बट इस तरह क्रिटिसिज्म। और फिर एक फिल्म आई वॉरियर जी, आसिफ कपाड़िया की जी। वो कैसे मिली आपको? वो मुझे बस किस्मत से मिली वो। मुझे याद है उसमें घोड़े पर आपका एक शॉट था, बहुत ही काफी, और यू हैड लॉन्ग हेयर। हाँ, एंड वो शॉट भी अपने आप में मुझे आज तक याद है उसका, उसकी जो इंटेंसिटी थी। घोड़े को मैंने रोकने की कोशिश की, साला घोड़ा रुक के नहीं दे रहा था, क्योंकि आग से निकला था घोड़ा ना। उसे कट बोलो तो रुकता, साला रुकता नहीं है, अदरवाइज कितना पुचकारो जब कुछ नहीं सुनता वो। कट बोलो रुक जाएगा। शूटिंग के घोड़े ऐसे ही होते हैं। चाणक्य में हमें बगैर जीन के बिठा दिया, सेटल नहीं है, बिठा दिया। अब आप एक्सप्रेशन दे रहे हो वैसे, और घोड़ा ऐसे हुआ हुआ है। तो आपको अंदाजा नहीं है कि अब एक फिल्म थी परंपरा, यश जी ने बनाई थी। मेरे आमिर खान के साथ मेरा वो भतीजा था, मैं उसका कुछ मामा था, ऐसा कुछ था, ऐसा कैरेक्टर। और घोड़े की दौड़ थी, और यश जी ने मुझे पूछा तो घोड़ा चला दिया। मैंने कहा अभी कौन, मैं 50-50 शिफ्टें करता था, 2 घंटे के लिए यहाँ जाता था। मैंने कहा हाँ करा लूंगा सर, मैं कर लूंगा। तो जहां तक तो घोड़े पर बैठने तक का सवाल था, वहां तो ऐसा लगा कि ये जॉकी है। और आमिर खान भी थोड़ा डर रहा था कि मतलब ऐसा थोड़ा, मैं ऐसे बैठा और
ऐसा लगा यश जी मुझे कहते जब उन्होंने ऐसे किया ना तो मुझे लगा मैंने गलती से इनको ऐसे कर दिया, मेरे को तो आता है। तो टीनू वर्मा उसके और टीनू वर्मा की जो चिल्लाहट होती थी वो गोली से ज्यादा ताकतवर होती थी। कमाल किया। और उन्होंने घोड़े के कान में बोला एक्शन। और जो तो मुझे फर्स्ट नहीं आना था, आमिर को फर्स्ट आना था दौड़ में, मगर मैं फर्स्ट आया और मेरा ऐसा था पीछे। तो ये हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत होता है। आज भी अगर मुझे घोड़ा चलाने को बोलेंगे तो मैं थोड़ा 5 बार सोचूंगा मैं, क्योंकि घोड़ा एक ऐसी चीज है, उसका अपना दिमाग होता है। करेक्ट। और वो समझ लेता है, वो उसका सेंस बहुत तगड़ा होता है। और मैंने भारत एक खोज, चाणक्य बहुत शूट किया है, मैंने घोड़ों को गिराते हुए देखा है लोगों को, यू नो। So you आसिफ कपाडिया की फिल्म से you got a certain kind of an international recognition. आसिफ कपाडिया, उससे बड़ी बात जो हुई, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो हुई आसिफ की फिल्म के साथ, एक्टिंग में इंटरेस्ट दोबारा जागृत हुआ। और जिस सपने जो वो उस दौर में चला गया था और जो सपना मैं देख के आया था, आप जैसे लोगों को देखा था स्क्रीन पे, और मुझे लगा था कि यार एक जादू होता है, कैसे वो क्रिएट होता है, वो सब कभी टेलीविजन में हो नहीं पाया। वो टुकड़ों टुकड़ों में होता था। उसका उसका आभास उस तरह से आपको कभी हुआ नहीं। तो आसिफ की फिल्म क्योंकि लगातार थी, 3 महीना में, पौने 3 महीने शूट करना था, एंड आप एक ही कहानी को जी रहे थे, एक ही कैरेक्टर आप जी रहे थे, तो उसका जो एक्सपीरियंस हुआ वो धीरे धीरे जैसे ग्रो करना शुरू हुआ, वो कहानी जैसे ग्रो करना शुरू हुई, मुझे लगा कि ये दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम एक्टिंग। उसने मेरी जिंदगी का धारा बदल दी। और इस दौरान बॉम्बे के कौन से ऐसे डायरेक्टर थे आप जिनके साथ आप काम करना चाहते थे मगर काम नहीं मिल रहा था? शशिलाल नायर एक डायरेक्टर थे जो थोड़ी नए नए किस्म की फिल्म जो नाना के साथ बनाते थे, अंगार वगैरह। फिर रामू आ गए थे। मगर you never decided to meet somebody like यश चोपड़ा, सुभाष घई। वो आपको अंदाजा था कि इन फिल्मों में आपकी जगह नहीं है। मिलने जाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि उससे ना क्योंकि मैं बोलने में बहुत अच्छा नहीं था। मैं अपना कोई इम्प्रेशन बनाऊं या किसी को इम्प्रेस करूं उसमें मैं बहुत अच्छा नहीं था। जब भी मैं जाता था, सोशल स्किल्स अच्छे नहीं थे। नहीं, तो मैं नुकसान करके आता था अपना। अच्छा। तो अगर मैं आपसे मिलने आया हूँ तो आपका मेरे बारे में कोई इंप्रेशन होगा, आपको लगता होगा ठीक ठाक एक्टर है। अगर मिल के जाऊंगा तो आप ही बोलोगे इसको कभी काम नहीं दूंगा मैं। क्योंकि मुझे, और आपने इसको सुधारने की भी कोशिश नहीं की? सुधारे कैसे आदमी? जैसा बना हुआ है वैसा बना हुआ है। जो काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ध्यान उस पर है कि आप अपना काम को सुधारो। और फिर आपने विशाल भारद्वाज की मकबूल मकबूल, हाँ। उसके बाद एक सिलसिला फिल्मों का बढ़ता चला गया। उसमें थोड़ा वक्त लगा क्योंकि उस वक्त वो दौर शुरू नहीं हुआ था, उतने बहुत सारे डायरेक्टर उस तरह के थे नहीं। आज जैसे माहौल बन गया है, हर बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो अलग तरह से कमर्शियल सिनेमा को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त कम थे ऐसे। तो बट वो मेरे लिए माइलस्टोन है। उसने मुझे पहली बार एक लव स्टोरी करने का मौका दिया। हालांकि वो उस तरह की रोमांटिक उस तरह की नहीं थी, बट उसने मुझे एक लव स्टोरी जीने का मौका दिया, जो कमाल का एक्सपीरियंस था। मगर यू डिड अनदर फिल्म कॉल्ड सहर। हासिल उसके पहले की थी मैंने। हासिल मकबूल से पहले की थी। बहुत अच्छी फिल्म थी। वही देख के उन्होंने, विशाल साहब ने मुझे कास्ट किया। विशाल साहब से मैं शायद किसी स्कूल में मिला था, हम दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में थे शायद। तो मैंने बोला था कि आप, मेरी फिल्म है, आप प्लीज़ देखिए ना, तो स्क्रीनिंग है। तो उन्होंने देखा एंड देन उनका कुछ फ़ोन नहीं आया। मैं वेट करता रहा। फिर नेक्स्ट डे मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो करने ही वाला था फ़ोन। अच्छा। हाँ, मैं तुम्हें करने ही वाला था इरफान। और उन्होंने बोला मैं मैकबेथ बना रहा हूँ। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा कि आप मैकबेथ बना रहे हैं, आप उसके गिल्ट को कैसे आपने अडेप्ट किया? फिर उन्होंने बताया बच्चे वाला एंगल, जिस तरह से वो गिल्ट को उन्होंने अडेप्ट किया था, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा। उसको पता नहीं है कि बच्चा किसका है। और फिर नेमसेक हुई। और मुझे कभी लगा नहीं था कि नेमसेक जो है वो इसकी फिल्म होगी, इस फादर की एंड मदर की। मुझे हमेशा लगा गोगोल की कहानी है, उसी की फिल्म होगी। बट उसकी लाइनें इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कहा यार इस लाइनों को बोलने का मौका फिर मुझे मिलेगा नहीं। और उसके बाद एक सिलसिला, इंटरेस्टिंग उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ। अब इस समय आप जिंदगी के एक खुशहाल मोड़ पर हैं हर तरफ से, या कोई? मुझे जिंदगी तो अपने चैलेंजेस रखती है हमेशा। मुझे काम को लेकर बहुत मजा आ रहा है।
और यही दिन देखने के लिए मैं शायद एक्टर बना था जहाँ के मुझे अपने किस्म की कहानियाँ चुनने को मिले और जहाँ मुझे अपने किस्म का काम करने को मिले। कई बार आप एज एन एक्टर बहुत इनसिक्योर होते हैं, ज्योतिषियों को के पास भी जाते हैं, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होता था, सब लोग मतलब अरे आप तो एस्टेब्लिश है, अरे आप तो मेरा सवाल उनसे यही होता था कि वो टाइम कब आएगा जब मुझे अपने तरह का काम करने का मौका मिलेगा जो मैं करना चाहता हूँ। अभी तो मैं दूसरे आदमी की कहानी सुना रहा हूँ, अभी तो मैं मतलब उसका कन्विक्शन है, उसमें मैं किसी तरह से फिट इन होने की कोशिश कर रहा हूँ, यू नो। बट मेरा अपना जो एक्सप्रेशन है, मेरी अपनी जो रिफ्लेक्शन है जिंदगी का, वो कब ऐसे रोल आएंगे जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो दैट वाज माय यू नो वेट, दैट वाज अ काइंड ऑफ यू नो सीकिंग फॉर मी। One of my most favorite films of recent times is Pan Singh Tomar. I think script-wise, direction-wise, but the performance, it काफी दिनों तक हॉन्ट करती है वो परफॉर्मेंस। आपका सोर्स मैंने सुना है, was the source of that actor or the character from your father? Yeah, It was. it was. There are some roles which needs a kind of model in front of you. So I couldn't find anybody, but there were kind of images, my आपके ज़हन में? हाँ. father's images, you know, and that really helped me because the way he used to carry himself, I think वहाँ से काफी कुछ even उनका you know the way he used to walk, the you know his attire, his you know वो बहुत रिमाइंड कराया मुझे अपने फादर ने। मेरी बड़े अजीब इत्तेफाक हुए हैं, यू नो, कि जैसे मेरी नानी से बहुत ज़बरदस्त लगाव था मेरा। मेरी माँ से हमेशा जब मेरा कुछ अनबन रहता था, अनबन लाइक हम हमेशा कुछ खिटपिट चलता था, यू नो। आई यूज्ड टू ऑलवेज सीक हर अटेंशन कि किसी दिन मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उनसे। वो कभी नहीं होता, मेरी नानी से मिलता था। वो आती थी कभी कभी तो बोलती थी कि अरे यार तू इस बच्चे का पता नहीं क्या करेगी, मैं इसको ले जा रही हूँ। एंड देन मैं उनके पास चला जाता रहता था वहाँ बिल्कुल पीसफुल अपना, यू नो। मुझे अपना कमरबंद भी बांधना नहीं आता था, नाड़ा भी बांधना नहीं आता था तब। बट मुझे याद है वो दिन। मैंने एक दिन जब मैं नेमसेक शूट कर रहा था तो सडनली मेरे नज़र दीवार पे गई और दीवार पे मेरे फोटोग्राफ्स लगे हुए थे मेरी फैमिली के, उसमें मेरी नानी थी। अच्छा। हाँ, एंड मैंने कहा यार ये कहाँ गई, देखो न्यूयॉर्क, एंड तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। सडनली यू नो कुछ यू नो एकदम आई स्टार्टेड क्राइंग, यू नो। मैंने कहा यार देखो कहाँ पीछे आ गई यहाँ तक, न्यूयॉर्क तक। तो एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि पान सिंह तोमर जो आपकी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर आपने पोर्ट्रे किया, इज दैट समहाउ योर वे ऑफ गिविंग अ ट्रिब्यूट टू योर My father, yeah. I could relive my father through that film. And मेरा father के साथ बहुत जैसे उनकी डेथ के बाद कई सालों तक 10-12 साल तक, मतलब उनका जब भी ख्याल आता था तो कुछ अंदर हिल जाता था एकदम, क्योंकि लगता अरे नहीं है, अरे नहीं है, मतलब यकीन आने में कई साल लग गए। मुझे याद है NSD हम चले गए थे, NSD के बाद कहीं कोई सीरीज में शूट कर रहा था, जंगल में था वो, और सडनली मुझे एक हिरन दौड़ता हुआ दिखा तो मुझे लगा मेरे फादर मेरे पास बैठे हुए एकदम, यू नो। सो वो इतना गहरा जुड़ाव था मेरा उनसे कि वो थोड़ा टाइम लगा उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने में। आपकी मदर ने आपकी कोई फिल्म देखी है? मदर ने देखी कई फिल्में। मेरे पान सिंह उनको बहुत अच्छी लगी थी। नेमसेक उन्होंने देखी थी, यहाँ बॉम्बे में देखी थी, बट नेमसेक देख के उनको थोड़ा अजीब लगा। प्रीमियर था, काफ़ी लोग आए थे इंडस्ट्री के, तो मैंने पूछा कैसी लगी आपको? हाँ, कि बताओ सही कैसी लगी? तेरा डायरेक्टर कहाँ है, डायरेक्टर कहाँ है? मैंने कहा मीरा नायर है वहाँ खड़ी हुई वो उधर, बुला उसको, बुला इधर बुला। मैंने कहा क्यों बुलाऊँ, क्यों बुलाऊँ, क्या किया उसने? निशाद के उसको मेरा बच्चा ही मारने को मिला था फिल्म के अंदर। वो माँ के जज्बात से बाहर नहीं निकल सकी। बोली मैं उससे पूछूंगी, बुला उसको, बुला इधर। मैंने कहा रहने दो आप। तो मैंने मीरा को जाके बोला, मैंने कैसा बोल रही है वो, तो मीरा हंसी बहुत। आपके वीकर मोमेंट्स में आपकी स्ट्रेंथ कौन है? मेरे बच्चे, आपके बच्चे। उनका सोच के अच्छा लगता है, बट रियलिटी जिंदगी की ये है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी इमोशनली। इट्स ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन। सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एक्नॉलेजमेंट या सक्सेस इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत गुमनाम जिंदगी गुजारी है और मुझे एक्नॉलेजमेंट बहुत अजीज है। अब आप टोंक पे जाते हैं तो अब टोंक जो है वो
आपके नाम से जाना जाता है या कि यहाँ इरफान खान यहाँ के हैं. जी जी Do you feel good about it? Obviously. I feel good about it, but I can't have a normal life there. But I feel nice about it. कभी-कभी आप के बारे में do you think you can be confused as an arrogant person? Yeah. My silence. This also, I realized because मैं कम बोलता था तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग perceptions होते थे. कुछ लोगों को लगता था कि ये arrogant है. कुछ लोगों को लगता है कि हमारा मजाक बना रहा है. मजाक उड़ा रहा है. मजाक बना रहा है. जबकि मैं खुद मजाक का पात्र था एक्चुअली. एंड आई थिंक देयर इज नथिंग इन आवर हैंड. और कुछ बातें हमें जैसे बचपन में बोली गई हैं वो हमारे खून में रच बस गई हैं. मेरी माँ अक्सर बोलती थी कि अरे कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, जमीन बद्दुआ देगी तुझे. मैंने जमीन बद्दुआ देगी, मैंने पत्थर है ये, मट्टी है. बोलो जिंदा है वो. वाह. एंड देन अब मुझे लगता है कि यार ये क्या बात थी. अब उन्होंने सोची नहीं होगी, उन्होंने भी कहीं से ली होगी, लेकिन इस बात में कितना बड़ा सत्य छुपा हुआ है कि ये प्लैनेट जो है जिंदा है और हम उसके पात्र हैं, हम उसके अंग हैं. और तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर रह गई हैं, जो आपकी सेंसिबिलिटी को कहीं ना कहीं शेप अप करती रहती हैं और जो जिंदा रहती हैं. पता नहीं आपने शायद गौर किया कि नहीं किया, मगर मैंने इस बातचीत के दौरान दो चीज़ें गौर में मेरे आई. एक तो आपने कहा कि मेरी माँ से हमेशा खिटपिट रहती थी, मगर आपने इतनी सारी बातें अपने माँ की कही जो उन्होंने कही थी और आपको याद रही हैं. जी बिल्कुल. सो अननोइंगली आई थिंक योर मेजर टीचर हैज बीन योर मदर. मदर, राइट. टीचर हैज बीन माय मदर. और जो आपके हीरो थे वो फादर. वो आपके फादर थे. जी सही बात. हाँ. नेशनल स्कूल ड्रामा में जाना, वो जो मेरा एडमिशन हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था. ये हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता अब कुछ भी हो सकता है. अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. कुछ भी. वो मोमेंट वाकई ऐसा था कि मैं जिस वक्त मैं अपना बिस्तर बंद होल डोल बांध के रिक्शा में बैठ के जयपुर से निकल रहा था तो मुझे लगता था मैं कुछ भी कर सकता हूँ. उमंगों भरी उम्र है, पूरे सारे आलम को फतेह करने की ख्वाब देखने की उम्र है. वो बिल्कुल वैसे मैं भी ही लग रहा 19 साल का था. तुगलक का डायलॉग है. हाँ? हाँ. वाह वाह. चलिए अब वक्त आ गया है यहाँ बैठी हमारी जो ये ऑडियंस है इनको भी एक कुछ भी हो सकता है मोमेंट देने का. ओके ग्रेट. हमारे इरफान यहाँ पर ये बोल हैं, इसमें कुछ पर्चियां हैं और इसमें से आपको एक पर्ची निकालनी है और जिसका नाम निकलेगा उसको हम यहाँ बुलाएंगे. वाह 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 वाह. ओके, पढ़ दीजिए किसका नाम. चिराग. चिराग आइए. वाह. चिराग बेटा क्या हाल है. कैसे हैं आप चिराग साहब? बैठिए. कंग्रेचुलेशंस. चिराग जी सर. कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. क्या करते हो. सो मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ. किसको असिस्ट करते हो. मैं टीवी सीरियल करता हूँ सर. अच्छा. जी. कितने महीने हो गए बॉम्बे में. सर 2 साल हो गए. 2 साल हो गए. जी. क्या सवाल पूछना चाहते हो आप इरफान से? मेरा सवाल है इरफान भाई से कि आपको शोले फिल्म ऑफर होती है अगर उस टाइम पे तो आप कौन सा कैरेक्टर करते हो और क्यों? बच्चन साहब का. क्यों सर? क्योंकि वो उसमें कुछ मैजिक है, कुछ स्टाइल है इसमें. उसमें एक और वो कुछ छोड़ जाता है, कुछ पैथोस छोड़ के जाता है वो. You will not want to do गब्बर. मतलब मेरे गब्बर. में टैलेंट नहीं उतना. अच्छा. हाँ, मैं उतना मुझे नहीं लगता कि मैं अमजद खान जितना, क्योंकि उसने जो कर दिया आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन टच दैट. हाँ, वो उसके अपने आई थिंक वो पैदा इसलिए हुए थे. कोई कोई रोल होते हैं जिसको आदमी आई थिंक एक्टर वो पैदा होता है उसको करने के लिए. अमजद खान को कोई टच नहीं कर सकता. अब हम आपको इनकी पसंदीदा चीजें कुछ देना चाहेंगे. ये हमने कुछ आपकी तरफ से चीजें जी ली हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्या बात. अरे वाह वाह. चलिए और आपका सेल्फी मोमेंट. थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस. ऑल द बेस्ट. यू टेक केयर. वेल डन. बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए इरफान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इनफैक्ट मैंने आपको जाना पहली बार. हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और बहुत बार मिले भी हैं. कुछ मोहब्बत की बातें हुई हैं, कुछ तकरार भी हुई थी एक बार.
बट एक म्यूचुअल अप्रिसिएशन हमेशा रही है. बट टुडे आई थिंक एज ए पर्सन I have greater respect for you. As an actor, the world recognizes your talent. इंटरनेशनल सिनेमा में, हिंदुस्तानी सिनेमा में भगवान आपको और तरक्की दे. हमने अपने कुछ जज्बात इस पेपर पे लिखे हैं. हम चाहते हैं कि आप इसे सुने और इसे भी अपने घर में लगाइए, रखिए. मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी. आइए. हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की अनूठी अस्मिता इरफान, आपको हमारा आदाब. आप एक अतुलनीय शख्सियत हैं. आपकी नायाब कला और शिल्प का अनुभव एक अद्भुत एहसास है. अभिनय की कला को एक विचित्र शैली प्रदान कर आपने एक नई सोच को जन्म दिया है. आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है. अपने अपरंपरागत अंदाज से आप हमें यूं ही मनोरंजन प्रदान करते रहें, यही हमारा आपसे निवेदन है. अनुपम खेर. Oh, thank you so much. Sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है. मुझे उम्मीद है कि इरफान से मिलकर आप सबको प्रेरणा और खुशी मिली होगी. हम वादा करते हैं कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए दोस्त और उसकी विचित्र कहानियों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि जिंदगी के हर मोड़ पर एक सरप्राइज छुपा होता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है. दोस्तों, एक बच्चा अपना परिवार इसलिए छोड़ता है कि बाकी सदस्य भरपेट खाना खा सके, और आगे चलकर वो बच्चा महान बॉक्सर मैनी पैक्यो बन सकता है. तो कुछ भी हो सकता है. अगर डायबिटीज की बीमारी को चुनौती देकर स्विमर गैरी हॉल जूनियर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. और अगर किडनी फेलियर की वजह से 2 बार ऑपरेशन करवाने के बावजूद फुटबॉलर इवान क्लासनिक अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. दोस्तों, इंसान को गरीब उसके हालात ही नहीं बल्कि उसकी सोच भी बनाती है. इसी सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो. कुछ भी हो सकता है. बड़े शहरों की चकाचौंध में छोटे शहरों की परछाई कहीं खो सी जाती है. बड़ी बड़ी इमारतों के बीच मोहल्ले कहीं धुंधला से जाते हैं. गाड़ियों के शोर में शांत हो जाती है चबूतरे पर लगी बैठक की आवाज, और सूट बूट की चमक में फीका पड़ जाता है बूशर्ट और पैंट का अंदाज. दोस्तों, ये कोई कविता नहीं बल्कि हमारे देश की सच्चाई है. हम क्यों छोटे शहरों को नजरअंदाज करते हैं? हम क्यों नहीं ये समझते कि शहर छोटा हो सकता है, इंसान नहीं, उसका घर छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी सोच नहीं. दोस्तों, आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो मेरी कही हुई बातों का एक जीता जागता एग्जाम्पल है. इनका शहर छोटा जरूर था, लेकिन इनके सपने बड़े थे. अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और काफी तकलीफ भी सही. इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे धुरंधर बैट्समैन में से एक, प्लीज वेलकम सुरेश रैना. यार, ये कमाल है कि हमारे यहाँ बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी आते हैं, मगर इतनी देर तक तालियां नहीं मारते उनके लिए. तो हाँ, क्रिकेटर्स का स्टारडम कमाल है ना. अच्छा सर. अच्छा है. अरे कितना, ये माँ का बहुत प्यारा बच्चा है. आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप 365 दिन खेलते हैं, मतलब फील्ड में दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, परेशान. इट्स नॉट ए बैठे बिठाई कोई चेस की गेम नहीं है. आई एम श्योर उसमें दिमाग लगता है. हाउ डू यू पीपल, आप फ्रेश कैसे लगते हैं? सर, वो घर का खाना और माँ बाप का आशीर्वाद, और जब देश के लिए आप खेलते हो तो एक अलग जुनून रहता है अंदर आपके, और फिर सारे लोगों की दुआएं, तो चेहरे पे नूर अपने आप आ जाता है. अरे वाह. एक गुरु जी थे हमारे, जो वो बोलते थे कि सिर्फ सोनू को फील्डिंग कराएंगे और शाम को कुछ खाने को दे देंगे. सोनू इज यू? यस सर. योर निकनेम. अच्छा,
तो मैं फील्डिंग करने जाता था सर, कि थोड़ा फील्डिंग करेंगे और इन्जॉय करेंगे, थोड़ा खेलने को मिलेगा। मैंने कहा मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे फील्डिंग करनी है, मुझे ग्राउंड पे रहना है और खेलना है। और जो एज ग्रुप था वो काफ़ी बड़े थे सर, सारे के सारे भैया लोग। ऐसे एक भैया नहीं आए थे, उनको कुछ काम था, तो उन्होंने बोला कि अभी सुरेश को बैटिंग कराते हैं और देखते हैं कैसे करता है। तो उस मैच में थोड़ा अच्छा बैटिंग किया, तो उस दिन से थोड़ा वो खिलाने लगे सर। हाउ ओल्ड वर यू एट दैट? सर मैं उस टाइम था 12 साल का। 12 साल का। यस सर। आप, मैंने सुना जब आप 6 साल के थे, आप तकिए के नीचे माचिस रखते थे और माचिस की तीली, और वो जलाकर कुछ बिना घर वालों को जगाए बाहर जाते थे प्रैक्टिस करने। क्या ये सही है? सर वो टेनिस बॉल टूर्नामेंट होता था सुबह, अच्छा। और पापा सोते थे, तो मैं टाइम देखता था सर कि कोई लाइट नहीं जला हो तो किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो एक दो बार वो तिल्ली पापा के तकिए पे गिर गई थी जल के। तो थोड़ा अजीब सा था। हजारों लाखों बच्चे हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या खासियत थी कि यू गॉट सिलेक्टेड फॉर अंडर 19 फर्स्ट? सर मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जो बॉम्बे में मैं क्रिकेट खेला सर अंडर 19 से पहले। फर्स्ट क्लास खेला यूपी के लिए, अंडर 14 खेला, अंडर 16 खेला, अंडर 17 इंडिया खेला, फिर अंडर 19 इंडिया खेला। तो मेरा एयर इंडिया में मुझे स्कॉलरशिप मिला था, तो मैं बॉम्बे में 3 साल खेला हूँ सर। यहाँ पर CCI में भी हमें प्रैक्टिस करने को मौका मिलता था। तो उस टाइम सर सचिन प्रैक्टिस करने आते थे ग्राउंड पे। अगर सचिन ग्राउंड के सामने हमारे साथ अगर नॉकिंग कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, तो फिर एक बिलीफ आया कि जब पाजी खेल सकते हैं तो मैं भी खेल सकता हूँ। तो उनको देख के एक जोश था, और जिस तरह से वो जूनियर से बातें करते थे, तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने हाथ मिलाए कि आप कहाँ से हो, मैंने कहा पाजी मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप मिला है। तो अच्छे से वो बात कर रहे थे कि मतलब वो 2 मिनट ही काफ़ी थे सर वो। तो वहीं से मेरी जो लाइफ, जैसे आपका शो का नाम है लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने वहाँ बिलीव किया कि सर लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ये तो बहुत माइलस्टोन्स थे आपकी लाइफ में, सचिन को मिलना। मगर एक छोटे से 12 साल के बच्चे के अंदर मन में क्या चलता था? सर यही था कि बस मेहनत करनी है खूब। और जब मैं बोर्डिंग स्कूल में गया सर लखनऊ में 1998 में, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ सर। हाँ। तो फर्स्ट ईयर में सर काफ़ी रैगिंग हुआ उधर। हाँ, ये मैंने सुना कि तो काफी आपकी रैगिंग हुई, यहाँ तक कि आप फिर छोड़ के चले आए। सर सीनियर थे काफ़ी, मतलब मैं छोटा था, मामा से दूर, इतना कभी देखा नहीं था कि मैं कभी मुरादनगर से गाजियाबाद नहीं गया था सर। तो गाजियाबाद से सीधा लखनऊ जाना बहुत बड़ा टास्क था। वो सीनियर थे जो कुछ परेशान करते थे, जैसे आपको कपड़े धोने हैं और प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो उस टाइम थोड़ा टफ था, क्योंकि इतनी दूर से कपड़े आके धुलवाते थे? सर रात को मैं 2 बजे धोता था। तो मैं 2 से 3 बजे तक कपड़े धोता था, उसके बाद सुबह 5 बजे उठता था। इंजॉय नहीं कर रहा था मैं अपनी लाइफ, एकदम छोटा था, हमेशा डर लगता था कि वो लोग मुझे मारेंगे, और जो मारते भी थे सर वो लोग। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता था कि मैं क्या करूँगा, अभी मेरा लाइफ बिल्कुल मतलब बन भी सकता है और टूट भी सकता है। तो फिर मैंने सोचा अभी हो गया, मुझे घर जाना है। तो मैंने अपने कोच साहब को बोला, दीपक सर को, कि सर मुझे घर जाना है, थोड़ा मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे सिर्फ 10 दिन दे दीजिए, फिर मैं आता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर परमिशन दी। उसके बाद मैं जब घर गया तो उसके बाद मैंने 1-2 महीने नहीं गया सर मैं। घर वालों को क्या बोला आपने? सर मैंने उनको बोला था कि मैं सिक लीव लेके आया हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे कुछ चेकअप कराने। तो मम्मा थोड़ा परेशान हो गई कि चेकअप, छोटी सी उम्र में सब ठीक है क्या है। तो फिर भैया के साथ मैं रात को एक बार वॉक कर रहा था, तो मुझे सब पूछ रहे थे वो कि क्या हुआ, तुम कभी ऐसे कभी करते नहीं हो ऐसे, कि घर में भी खेलते थे, अभी तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाओ और अच्छी स्टडी करो और खेलो भी। तो फिर मैंने भैया को बताया, दिनेश भैया को, कि ऐसे मुझे रैगिंग करते हैं और ये है। तो भैया ने फिर बोला कि आपके पापा आर्मी में हैं, इतना पैसा नहीं है, 5 भाई हैं, 1 सिस्टर है और सबको। तो वो थोड़ा टची बातें उन्होंने बोली भैया ने कि मुझे एक मौका था सर वो दोबारा बनाने के लिए। तो उसके बाद जब मैं दोबारा गया तो फिर मैं वापस नहीं आया सर वहाँ से। वाह। उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की फीस 10,000 रुपए थी? यस सर। और आपके पापा की तनख्वाह भी 10,000 रुपए थी? यस सर, लेकिन साल की थी सर वो 10,000 रुपये। अच्छा। और 1 साल जब मैं खेला तो मैं टूर्नामेंट, मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी थी सर, 2,000 रुपये 3,000 रुपये महीना मिलता था। तो फिर 3 महीने के बाद 3 साल के बाद जब मुझे एयर इंडिया में बॉम्बे में मैचेस, टाइम शील्ड ट्रॉफी होती थी सर, यहाँ पर खेलते थे। तो सर ने मुझे बोला कि आप एयर इंडिया के लिए खेलोगे? मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूँगा। हमारे के वराडकर सर थे, वो काफ़ी हेल्पफुल थे, और पिंगे सर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया यंगस्टर का। तो सब सीखने को काफ़ी मिलता था सर बॉम्बे। और बॉम्बे की क्रिकेट सर हमेशा से एक चैलेंजिंग रहती थी सर प्लेयर्स के लिए। जो फैसिलिटीज़ थी सर वो एक
यूपी के गांव से कोई लड़का आ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी थी सर वो। तो एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी सर, आप मेहनत करते रहोगे और कोई ना कोई आपको एक ऐसी अद्भुत शक्ति मिलेगी जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगी सर। वेरी और आपके जो भाई जो वन ऑफ द ब्रदर दिनेश जिसका ना, जिन्होंने रात को उस दिन आपको लेक्चर दिया था, जी 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 व्हाट डज ही डू? सर वो टीचर हैं स्कूल में। गाजियाबाद में एक स्कूल है सर, उसमें टीचर हैं सर वो। और सबसे अच्छी बात है कि वो मेरे फादर फिगर है सर। वो भाई तो हैं ही, लेकिन हमेशा वो अच्छी चीज़ें बताते हैं कि क्या लाइफ में करना है, कैसे आपको रहना है। और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है सर, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए थे। क्योंकि 12 साल की उम्र में सर बोर्डिंग स्कूल में जाना और फिर वहाँ पर 8 साल, मैं कभी फिर उसके बाद घर ही नहीं गया सर। वो वही जो छुट्टी मिलती थी उसमें जाता था, लेकिन मॉम डैड को काफ़ी मिस किया। वो टफ़ टाइम था, क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़े से मस्ती करनी थी, थोड़ा स्कूल बंक करके जो सब लोग करते हैं वैसा करना था। लेकिन उस टाइम मैं 12-13 साल आपके में भाई बड़े दुखी होते थे जब आप स्कूल बंक करते थे। पर उनको खेलने के लगता लिए था कर फिर रहा आप था। किसी ना किसी दिन कोई ट्रॉफी ले आते थे, कोई कुछ ले आते थे। यस सर। एक बार हम लोग खेलने गए थे सर, मंसूरपुर एक गांव था हमारे वहाँ से, गाजियाबाद से। तो वहाँ पर हम लोग खेलने गए, तो हम लोग सर, उनको लगा सर सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। तो एक मैच हम जीते, तो फिर उन्हें गाँव वालों ने बोला कि कल सेमीफाइनल है, फिर शाम को फाइनल हो जाएगा। तो मैं रात को, घर वालों को पता ही नहीं सर मैं कहाँ पर हूँ। फिर मैं फ़ोन भी किया रात को, घर वालों, उस टाइम फ़ोन नहीं होता था सर घर पे, तो पड़ोस में किया, वो 10:30 बजे तक सो गए थे सर पड़ोसी। फिर तो उसके बाद जब मैं घर आया तो सर 2 दिन मेरी बहुत पिटाई हुई सर। ये हमारी ऑडियंस बड़ी कमाल की है। ये मार पिटाई पे जरूर ताली मारती है। किसने मारा था? सर पापा ने मारा था। भैया ने, जो बड़े भैया ने, उन्होंने मुर्गा बनाया था सर आधे घंटे। अच्छा। तो सर फिर पटा लिया था बाद में, पापा को बोला कि आप माफ उस कर तरह के दीजिए। लगते हैं जो आसानी से पटा सकता है इंसान को। कोशिश की सर थोड़ी, तो पापा बट यू फिर आर नॉट ऑल दैट सिंपल एंड भोला भाला नहीं है। अभी मैं ध्यान से देख रहा हूँ, इनके पीछे बहुत शरारती बच्चा है। ऐसा कौन सा पहला मैच था जिसमें आपको लगा कि मेरा नाम थोड़ा सा हो? सर अंडर 19 जब हमारा इंग्लैंड का टूर था, उसमें हमें उस टाइम 15 साल का था सर। तो हमारे कोच थे सर रॉबिन सिंह सर। तो वो उस टाइम इंडिया के सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर थे सर वो। तो उसमें राइडू था सर, मैं था, मनिंदर बिस्ला था, इरफान पठान था, काफ़ी सारे यंगस्टर थे जो इंडिया के लिए खेले सर बाद में। तो वहाँ पर खेला, तो उन्होंने मेरे जो यूपी के सिलेक्टर थे गोपाल शर्मा सर, तो उनको बोला कि इस लड़के को 15 साल में आपको रणजी ट्रॉफी खिलाना चाहिए। और ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, और मैंने इसको देखा है 2 महीने इंग्लैंड में, काफ़ी अच्छा प्लेयर है और काफ़ी मेहनत करता है। तो उन्होंने फिर मुझे लास्ट मैच खिलाया 15 साल की उम्र में। तो फिर मैंने 2 साल सर अच्छा परफॉर्मेंस किया रणजी ट्रॉफी में, विद गॉड ब्लेसिंग। और उसके बाद एक ऐसा मौका मुझे मिला सर, मैं कैंप में था, फिटनेस कैंप हुआ था सर हमारा बैंगलोर में। तो मैं ऐसे जब रूम में जा रहा था, तो मुझे फिर सिलेक्टर ने बोला कि आप इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हो गए हो और आपको श्रीलंका जाना है। 2005 में सर फिर हम लोग का फर्स्ट टूर था सर श्रीलंका के साथ, वन डे वाला। यस सर। एंड देयर यू सर पहली बॉल पे 0 पे आउट हो गया था। व्हाट डिड यू फील? क्या महसूस हुआ? सर मैच से पहले तो प्रेशर था कि मैं खेल रहा हूँ, कल इंडिया का मैच खेल रहा हूँ, और जो मैं चाहता था करना वो मुझे मिल रहा है कर। मतलब सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी सर। तो गाने भी सुन लिए और सबसे बातें भी कर ली, टीवी भी देख लिया, लेकिन वो इधर दिमाग में मैच चल रहा था कि ऐसे खेलना है, ऐसे करना है। तो फिर बहुत रेस्टलेस था सर, वो कामनेस एकदम आ नहीं रहा था बॉडी में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भगवान का नाम लिया, सो गए सर। फिर मुरली सर हैं सर, मुरलीधरन, श्रीलंका के बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं वो। ऑफ कोर्स। तो पहला बॉल सर उन्होंने मुझे कट का दिया, मैंने सोचा कट मारता हूँ, तो वो दूसरा डाल दिया और मैं लेग बिफोर पहली बॉल पे। फिर दूसरी रात को फिर नींद नहीं आई सर। अच्छा। तो उसके बाद फिर राहुल द्रविड़ आए मेरे पास कि तू क्यों उतना परेशान है। मैंने कहा नहीं राहुल भाई, फर्स्ट मैच मिला और आउट हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसे क्रिकेटर हो, आपकी फिटनेस अच्छी है, आप फील्डिंग अच्छा करते हो, तो एक रन आउट करके दिखाओ आप। तो फिर मैंने सर एक अट्टापट्टू को रन आउट किया था। अच्छा। तो एक मतलब जोश में खेल रहे थे उस टाइम, युवराज सिंह थे हमारी टीम में और मोहम्मद कैफ थे, वो फील्डिंग को हमेशा लीड करते थे। तो मैं भी जब छोटा था वो मुझे सपोर्ट करते थे कि ऐसे फील्डिंग करेंगे, ऐसे हमको प्रेशर बनाएंगे, सिंगल नहीं देंगे। तो सिंगल में जब हमने प्रेशर बनाया 5-6 ओवर्स में, तो मैंने एक रन आउट किया। तो फिर राहुल द्रविड़ काफ़ी इंप्रेस हुए थे सर, वो मेरे कैप्टन थे वनडे टीम के। तो उन्होंने बोला फिर शाम को, फिर मैं दुखी था, मैं आउट क्यों हो गया 0 पे। तो कह रहे कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है, आज अच्छा है कल खराब है,
लेकिन तुम 10-15 साल इंडिया के लिए खेलोगे, बस बिलीव योर सेल्फ और हमेशा ऑनेस्ट रहना और हार्ड वर्क करते रहना। वाह। तो काफ़ी अच्छा लगा सर उस टाइम, वो लोग इतना अच्छा बात करते थे। तो राहुल द्रविड़ इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मोटिवेशनल स्पीकर्स आल्सो। ये सर जब 0 पे आउट हुए थे, घर पे बात की थी? सो खेलने से पहले किया था, खेलने के बाद नहीं किया सर। तो उन्होंने देख लिया था कि क्या? टीवी पे आ गया था कि, लेकिन फिर वो घर वाले भी थे कि इंडिया के लिए खेल रहा है वो। मेरी मम्मी पापा मैच नहीं देखते सर, उनको थोड़ा प्रेशर लगता है सर वो, तो वो हाईलाइट्स देखते हैं जब मैं अच्छा करता हूँ। उसकी हाइलाइट्स देखते हैं। हाँ हाईलाइट्स देखते हैं सर वो। इस दौरान आपके बेस्ट फ्रेंड कौन बने? सर जब इंडिया के लिए खेला 2005 में, इरफान था और धोनी भाई थे उस टाइम। वो 2004 में खेले थे, मैं 2005 में खेला था। और वो सीनियर थे सर, कैब भाई मेरे स्टेट के थे, प्लस यूवी पा थे जो हमेशा बोलते थे फिटनेस में ध्यान रखना। और इंडिया के लिए खेलने का से अलग ही जुनून रहता है उनके चेहरे पे सर। इतने सालों से वो सब अच्छा करके आए, तो जब आप इंडिया की जर्सी पहन के जब ग्राउंड जाते हो तो सब, फिर आप कुछ सब भूल जाते सर। तो उसका लगता है कि बस आप जाओ और बस देश को मैच जिताओ सर। आपको सब जिन जिन लोगों ने आपके जीवन में कोई ना कोई काम किया या हिस्सा लिया, आपको उनके सबके नाम याद है? यस सर। इसके पीछे छोटे शहर का होने की खासियत है या यू जस्ट आर थैंकफुल टू देम? कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप ऐसे मुकाम पे आ जाते हो, उससे सारी चीज़ें आपको मिलने लगती है, तो आप फिर जो पीछे चीज़ें होती हैं लाइफ में और आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं टफ टाइम में जो आपको सपोर्ट करते हैं वो भूलने लगते हैं। पर मैं हमेशा से सर उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। मैं छोटी खुशी में काफ़ी खुश रहता हूँ सर, बड़ी खुशी से थोड़ा डर लगता है सर मुझे। तो छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है सर वो, और वही मेरी स्ट्रेंथ है सर। मम्मी पापा जब सोते हैं रात को तो उनको लगना चाहिए उनके बच्चे कुछ फील कर रहे हैं उनके लिए, उनके लिए वही काफ़ी है सर वो। तो मैंने हमेशा वो फील किया है सर, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो उनके साथ मेरी हमेशा दुआएं रहती हैं सर। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। आई थिंक आपने तो बहुत सारे साल नहीं गुजारे अपने माँ बाप के साथ, आप पढ़ने चले गए थे, बट एक छोटे शहर में एक टुगेदरनेस बहुत होती है। यस सर। जैसे मुझे आपके और आपके भाई का वो सीन, मुझे वो सीन कभी भूलेगा नहीं, जो रात को उन्होंने आपको लेक्चर दिया था जी जी। मुरादनगर में। यस सर। सर रात को हम, जो हमारा आर्मी का एरिया था वहाँ पर हम घूमने जाते थे खाना खाने के बाद, तो वहाँ उन्होंने 3 घंटे मुझसे बात किया था। और वो भी सर बहुत अच्छे प्लेयर थे बास्केटबॉल के। तो कुछ ऐसा उनको लगा कि नहीं खेलना है अभी, मुझे पढ़ाई करनी है और तेरे बाद मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे भी पूरा फैमिली को लुक आफ्टर करना है। वो सब जब सारी चीज़ें करते हैं तो उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है सर वो। तो मुझे वो बोलते हैं सिर्फ तू देश के लिए खेल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा और स्माइल कर ग्राउंड पे, जितना एंजॉय करना है कर ले, क्योंकि इतने सारे लोग खेलना चाहते हैं देश के लिए, तू उसमें से एक है। अगर तू देश के लिए खेलेगा, देश का नाम रोशन करेगा, इससे बड़ा तुझे ऊपर वाला कभी तुझे कुछ नहीं दे सकता। तो वो सर अलग बात है। आफ्टर यू बिकेम दिस सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट, आपने दिनेश के लिए क्या किया? सर मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और मैं उनके लिए कुछ सोचता हूँ करने के लिए, तो वो मुझे सिर्फ बोलते हैं तू क्रिकेट खेल। मुझे पता है तू क्या सोचता है लाइफ में मेरे लिए, वो मेरे लिए काफ़ी है। तो वो जब भी मैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ, तो फैमिली के साथ जब हम लोग कुछ प्लान करते हैं, तो वो मुझे सिर्फ बोलते हैं कि जब तू रन बनाता है तो मुझे खुशी मिलती है। तो रखा है मेरे पास घर पे। अच्छा। मैं हमेशा रखता हूँ सर। वो जब मैं हॉस्टल में गया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये मैं इतना कर सकता हूँ तेरे लिए, और ये तेरी ज़िंदगी का, जैसे मुझे आर्मी में मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है और ये तेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि सब कुछ मिलेगा लाइफ में, लेकिन रेस्पेक्ट जो तुझे मिलेगी वो कभी भी कुछ हो सकता है। तो उसको हमेशा संभाल के रखना, और हमें अपने गुरुजी का, अपने टीममेट्स का सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करना। क्रिकेट अभी ग्लैमर से जुड़ा हुआ है बहुत, यस सर। और उस जहाँ ग्लैमर होता है वहां कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी मैंने कहीं ज्यादा देखी नहीं है। आप कैसे सर अभी बचा हुआ हूँ सर मैं। अरे तुम्हारे साथ वाले बच्चे तो बहुत कुछ कर रहे हैं। सर मेरी शादी हो गई, मैं वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ सर। नहीं, मैं उस वहां तक तो पहुंचा नहीं। मैं शादी से पहले की कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ। सर टाइम ही नहीं मिला इतने, आप 365 दिन में। आई एम नॉट, कंट्रोवर्सी इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग इन्वॉल्व विद अ गर्ल. Controversy is about being short-tempered. Controversy is about not being disciplined. Controversy is about letting go sometimes. I'm just saying that. You are a very
पॉजिटिव बॉय हु हैज स्टेड अवे फ्रॉम सच, ऐसे टेम्पटेशन तो होती होगी ना, गुस्सा तो आता होगा फील्ड पे? सर आता है तो घर में लड़ाई कर लेता हूँ मैं, घर में अपने लोगों से। ग्राउंड पे मुझे टीममेट्स की खुशी में सर मुझे वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है सर ग्राउंड पे। वो हमेशा सर मैंने धोनी से सीखा है वो। तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने सर अलग देखा, वो अपनी जब उसकी बेटी होने वाली थी तो मैंने उसको पूछा वर्ल्ड कप में, तो मैंने कहा आप नहीं जाने वाले हो? कह रहे नहीं, मेरे लिए कंट्री कम्स फर्स्ट। वाह। तो सर वो जब ऐसे लीडर टीम में है तो सर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और इतने सालों से सर उन्होंने कभी भी सक्सेस को वैसे ही नहीं इंजॉय किया, हमेशा काम रहे। वो कभी अच्छा हुआ खराब हुआ सब वो ऐसे ही रहे हमेशा। करेक्ट। तो वो उनकी सर क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है सर। ओह वंडरफुल। मैं हमेशा एक बात जानना चाहता हूँ एज ए दर्शक, आप लोग जब सब लोग ये ऐसे करके होते हो, अब क्या बात कर रहे होते हो? सब वो हर्डल में बात करते हैं कि सबके मन में ऐसी बात है कि नहीं? सर हर्डल में जैसे स्कीपर ने बात किया कि अभी हम लोग इंटेंसिटी अच्छा रखेंगे अच्छा। और बॉलर्स को बोलेंगे खूब सारा डॉट बॉल्स डालना है, प्रेशर क्रिएट करना है, और सर्किल में जो हमारे टॉप 5 फील्डर है वो प्रेशर बनाना है और कोई इंटेंसिटी अच्छा रखना है। तो वो 50 ओवर्स 3.5 घंटे सर वो सब लड़के आते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अब जितना ज़्यादा आप इन्जॉय कर रहे हो ग्राउंड पे, और कंट्री इतने सारे फैंस आते हैं सर। अब मुझे अभी भी याद है इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी वर्ल्ड कप का था सर 2015 ऑस्ट्रेलिया में। तो हम जैसे ही घुसे और नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ सर, तो छाती ऐसे चौड़ी हो गई सर। तो वो सर वो फील अलग है सर। वो दो हम लोग अच्छा नहीं खेले सेमीफाइनल मैच में, बट ये स्पोर्ट है सर। एक मैच 2 टीम खेलती है, एक जीतती है एक हारती है। तो मैं हमेशा यही बिलीव करता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि हम लोग सोते नहीं है सर रात को जब हारते हैं। नो डाउट कि सब फैंस दुआएं करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर क्रिटिसाइज अच्छे वे में होगा तो वो सर अच्छा लगेगा। वो कभी कभी कुछ लोग पर्सनल होते हैं तो तकलीफ होती है। तकलीफ नहीं होती सर, लगता है कि अभी जैसे हाल ही में विराट आउट हुआ था तो बहुत अननेसेसरी सोशल मीडिया पे काफी फजूल की बातें। नहीं वो गलत है सर वो, क्योंकि वो जितना उसने इतना अच्छा किया है सर मैचेस के लिए, वो सर आपको अलग हो जाता है। फिर वो थोड़ा प्लेयर को लगता है कि वाई मी, कि मेरे पीछे क्यों वो बात करे, मुझे भी अपनी लाइफ है। बट दुआएं इतना लोग करते हैं, लेकिन प्लेयर अगर खुल के खेलता है तो जैसे मैंने पहले बोला एंजॉय करेगा तो सर वो उसका परफॉर्मेंस बहुत अलग आता है सर। वो क्रिकेट के अलावा क्या पैशन है आपका? कुकिंग करता हूँ। कुकिंग करते हैं? जब इंग्लैंड में सर मैं काउंटी खेलने गया था, छोटा था सबसे, तो 2 महीने में अकेला रुका था वहाँ पर। तो उस टाइम से इतना बात भी नहीं करना आता था। आपको प्रोफेशनल एकदम टेबल पे एकदम अच्छे से वो खाना, कुछ देसी था सर, मुझे पता ही नहीं था। तो सब उधर खाना, फिर थोड़ा कभी दाल बना ली और स्टीम राइस जो हॉस्टल से सीखा था, तो वो सब काम आया सर। उधर जो मेरे गोरे प्लेयर थे मेरे साथ जो खेलते थे, उनको इंडियन खाना अच्छा लगता था, और गोरों के साथ इंग्लिश में बातें करनी है। और आप अपने आप अंग्रेजी को मीडियम स्कूल से थे? नहीं सर, हिंदी मीडियम स्कूल से? हिंदी बिल्कुल सर, बोल बोल के सर सीखनी पड़ी वो। अच्छा। तो इतना मैंने भी वैसे ही सीखी है। मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से ही था। तो कभी कभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता था। सर उनकी डू यू लाइक सम वाटर, तो ऐसे करके बात करके तो हमारी हमारी प्रेजेंट टीम का, आपकी जो प्रेजेंट टीम का क्या, दीज आर द क्वेश्चंस दैट मेरे मन में आते हैं। हु इज अ कॉमेडियन इन योर टीम? सर मेरे साथ जो मुझे लगता है सर, लोगों को पता नहीं लगता है नहीं लगता, जो कॉमेडियन सबसे ज्यादा है सर वो धोनी भाई है। क्या बात कर रहे हो? अभी तो आप बोले सीरियस रहते हैं। सीरियस सर वो ग्राउंड में रहते हैं वो। अच्छा हाँ। और जब रूम में आएंगे तो आपसे बात करेंगे और उनको लगेगा कि कुछ ऐसी बात बोलेंगे, हंसने लगेंगे सर सब लोग। अच्छा। और विराट उनके साथ बात करके, और शिखर धवन तो सर वो तो अल्टीमेट है सर वो। अच्छा। वो कुछ ऐसी चीजें करता है सर तो एकदम आप हंसने लगोगे। वो हंसता भी एकदम ऐसे है सर, वो डाकू टाइप ऐसे हंसता है तो वो खुशी ऐसी लगती है। आप गाना वाना गाते हैं मैंने सुना, गाते हैं कि नहीं? हाँ गाता सर। तो आप एक गाना तो सुनाइए ना, बनता है। आपने प्रियंका के लिए कभी गाना गाया? हाँ सर गाया। गाया? ये प्रियंका को बोलना चाहता हूं कि ये गाना बेसिकली आपके लिए गा रहे हैं। चलिए। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। चलो मैंने भी कर ली। ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 रन बनाने हैं, लास्ट बॉल बाकी है। सर वो बना दूंगा मैं। उतने भी इसमें नर्वस नहीं होंगे। वाह, क्या बात है यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, यू सिंग वेरी वेल, आई मस्ट से दैट, वेरी वेल। प्रियंका से मुलाकात कहाँ हुई थी? फर्स्ट टाइम जब हम स्कूल में, जब फैमिली हम लोग के साथ में रहते थे, तो बचपन से काफ़ी सालों से हम लोग जानते थे, हॉस्टल जाने से पहले। तो उसके बाद जब मैं क्रिकेट फील्ड में आया तो 2008 में सर मैं बॉम्बे में मिला था उसको फर्स्ट टाइम। उसके बाद तो हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए नंबर एक्सचेंज किया था कि हेलो, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो आप। तो उसके बाद मेरी कभी बात नहीं हुई सर उसके बाद। उसके बाद फिर मम्मी बीच में बोल रही थी कि अभी शादी का प्लान करना है, क्या चल रहा है। मैंने कहा मम्मा मुझे 2011 वर्ल्ड कप जीतने दो, उसके बाद मैं शादी करूंगा। तो 2011 जीत गए, उसके बाद मम्मा ने बोला अब क्या प्लान है। मैंने कहा मम्मा 2015 जीतने दो, उसके बाद शादी करता हूँ। कह रहे अब नहीं होगा अभी तो करना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर सर जो प्रियंका की मम्मी है वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, और जो प्रियंका के पापा हैं वो मेरे स्पोर्ट्स टीचर थे सर, वो ऑनेस्ट फैक्ट्री स्कूल में। अच्छा। और जो नेहा है, जो मेरी भाभी हैं, भैया की वाइफ, वो और प्रियंका बेस्ट फ्रेंड है। और जो प्रियंका के दोनों भाई हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे सर। तो ये सर लिखा हुआ था ऊपर वाले। हाउ वंडरफुल। मैं मिला, बहुत ही अच्छी लड़की है प्रियंका, बहुत वार्म है, बहुत अफेक्शनेट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत तहजीब याफ्ता है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर द मोस्ट? So she loves me like a normal person, not like who I am right now. उसने मुझे बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सोनू हो, तुम सुरेश रैना नहीं हो। तो मैंने उसको बोला कि 2 मिनट, तो फिर थोड़ा इमोशनल हो गए सर। अच्छा, थोड़ा धीरे धीरे सर। क्या बोला आपने इमोशनल होके? सर आप अच्छा, ट्रेजेडी देखिए, बिकॉज वो हॉलैंड में रहती है, उनकी फेवरेट गेम क्रिकेट नहीं है, सॉकर है। नहीं, अभी थोड़ा समझा रहा हूँ सर उसको। तो मुझे पूछ रही थी कि जब आप इधर खेलते हो तो दोबारा स्विच क्यों करते हो। अच्छा। तो फिर उसको वो समझाया सर। उसके बाद उसने मुझे बोला कि कीपर के पीछे हेलमेट क्यों नहीं है, कीपर के आगे होना चाहिए। तो कीपर जब स्पिनर पे कर रहा है तो हेलमेट लगाते हैं भाई। तो फास्ट बॉलर पे पीछे रखता है, उसको लगता है कि वो आगे रहना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा आप फुटबॉल ही देख लो मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन अभी काफी सीख गए सर वो, और काफी प्लेयर्स आए थे तो सब उसको पता है। सुरेश, जब आप फील्ड में उतरते हैं, अपने आप से क्या कहते हैं जब द मोमेंट यू गेट ऑन टू द फील्ड? सर बस जैसे ही अंदर जाते हैं फिर आप लेग स्टंप लिया और उसके बाद स्टार्ट हो गए सर। 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड द ग्रीन रूम? सर बहुत प्रेशर था, और स्टार्टिंग में टॉस को लेके कुछ हुआ था सर। तो फिर ड्रेसिंग रूम में हम लोग बात करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, टॉस दोबारा क्यों है। तो सचिन सर आए तो उन्होंने बात किया कि कोई टॉस के बारे में बात नहीं करेगा, ये 100 ओवर का मैच है, बॉल 1 से आपको फोकस रहना है, और ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, वो भी बॉम्बे में है, ये हमें जीतना है किसी हालत में। तो उनके मुंह से ऐसी बातें, और मैच से पहले जबकि वो आराम से अपने किशोर दा के गाने, अपना आराम से सारा बैट में ग्रिप चढ़ा रहे हैं और आराम से कामने से, तो लग रहा था सर कुछ होने वाला है उस मैच में। तो सब प्लेयर एकदम से खड़े हो गए, चलो अब थोड़ा। तो वो एक जोश था सर जो टीम को जिताया वो। Did anybody crying? तो सब रो रहे थे ड्रेसिंग रूम में, सब रो रहे थे, खुशी के आंसू थे। और उसके बाद सचिन को मैंने कभी नहीं देखा सर ऐसे बाजी को, कि ऐसे इमोशनल। फैमिली थी सबकी, बच्चे थे सब, ड्रेसिंग रूम में एक अलग सा माहौल था कि जैसे बहुत बड़ी हमने कहीं फतेह कर ली है। ये था कि इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीती है। तो उस लफ्ज में ही सर फिर अलग ही मजा है सर वो। कभी अकेलेपन का एहसास होता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं? आपने बताया कि सचिन किशोर दा के गाने सुनते हैं, बाकी लोग क्या धोनी क्या करते हैं व्हेन ही इज? सर वो प्ले स्टेशन खेलता है, प्ले स्टेशन खेलते हैं, अपना वो गेम खेलता है। और अभी तो डायपर चेंज कर रहा है वो। ज्यादा फिक्र मत करो, थोड़े दिनों में तुम भी डायपर चेंज करने लगोगे। Does he talk about his child? हाँ सर, शाम को जब कभी जाते हैं ग्राउंड में तो काफ़ी बातचीत करते रहते हैं। साक्षी उसको अच्छे से लुक आफ्टर करती है। और सर जितने भी लड़कियां सर क्रिकेटर के साथ हैं उनको हेड्स ऑफ है सर। बहुत डिफिकल्ट होता है, आपका दिल करता है कि आप रूम पे आके उनके साथ खाना खाने जाओ, लेकिन इतना बॉडी टायर्ड रहता है। तो प्लेयर की गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, सब उनको सलूट है सर। वो बहुत डिफिकल्ट है सर वो। Really? बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा मोमेंट जो आपकी लाइफ में, आज तक की लाइफ में जो गुजरा है, उसको देख के आपको लगा हो कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। सर वो मेरा दोस्त बैठा है सर उधर, अली। मेरा सर, मैं मैच खेल रहा था 2007 में, तो मेरा नी का ऑपरेशन हुआ था सर, ACL मेरा रैप्चर हो गया था।
तो उसके बाद फिर मैंने सर ऑपरेशन कराया, BCCI ने अच्छे से लुक आफ्टर किया, तो मैं सर 4 से 6 महीने क्रचेस पे था। तो उसके बाद मेरी हालत इतनी थी सर, मैं मतलब वॉशरूम भी नहीं जा पाता था। तो वो मेरे साथ रहता था, उसने मुझे काफ़ी लुक आफ्टर किया। फैमिली को मैंने उस टाइम नहीं बताया था कि ऐसे हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोग बात कर रहे थे कि अब तो ये ख़त्म हो गया है, अभी तो ये खेल नहीं पाएगा। तो मुझे सर जब मैं शीशे में जाता था, अपने आप को देखता था, मुझे लगता था कि कुछ अभी चीज़ बाकी है जो मुझे हासिल करनी। मेरे चोट लगी थी, लेकिन मैं सर अली के साथ लखनऊ जाता था क्रचेस पे, और जो बच्चे मेरे हॉस्टल में खेलते थे तो मैं पीछे नेट्स पे देखता था उनको खेलते हुए, क्योंकि मैं सब भूल गया था सर। और मैं कैरम बोर्ड खेलता था क्योंकि मेरे स्ट्रेंथ सब खत्म हो गया था। बास्केटबॉल ड्रिबल करता था, और बॉल्स लेके आए थे वो स्पंज वाली बॉल, वो सब मैं दबा के थोड़ा स्ट्रेंथ लेके आ रहा था। 2 हफ्ते के लिए साउथ अफ्रीका गया, उसके बाद 2 हफ्ते के लिए इंग्लैंड गया। उस टाइम पैसा नहीं था सर मेरे पास उतना, लेकिन BCCI के कुछ अच्छे ऑफिशियल थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप हमारे देश के इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, आप जाओ। तो उस टाइम जो आपने जो बोला सर, उस टाइम मुझे लगा अगर मैं यहाँ से फिट हो गया तो मैं बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। तो उस दिन मुझे बिलीव हुआ सर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है सर। Wow. I think it's very important to get the man that Suresh talked about just now. I will request Ali, just come and sit here for 1 minute so that we actually get and tell people. बैठिए अली साहब, कैसे हैं? बैठिए बैठिए। बहुत सालों से आपने दोस्ती निभाई है। जी सर। क्या खासियत है इनकी? मैं इनको अराउंड 15-16 सालों से जानता हूँ, और मैं शॉर्ट एक यही बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने जिक्र किया कि इनका जो 2007 वर्ल्ड कप में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद इनका पूरा नी टूट गया था। तो उन्होंने उस 6 महीने जितनी मेहनत करी है, शायद इन्होंने मतलब उस 10 सालों में नहीं करी होगी जो 6 महीनों में की। यूज्ड टू क्राई बिकॉज इनको लगता था इस दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये 2007 की बात है। तो मुझे लगता है कि वो एक इनका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से ये और बहुत मैच्योर हुए एज अ क्रिकेटर, एज अ पर्सन। अब रुलाओगे क्या? एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये इनकी बहुत बड़ी बात है कि ये इतना बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को नहीं भूलते हैं और अपने रूट्स को नहीं भूलते हैं, ग्राउंडेड हैं। ये एक बहुत बड़े इंसान की निशानी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब है बारी ऑडियंस के कुछ भी हो सकता है के मोमेंट की, लेकिन आज हमने, आप क्योंकि हमारे गेस्ट हैं, हमने एक नया तरीका सोचा है। हमने कुछ यंग क्रिकेटर्स को बुलाया है आपसे बात करने के लिए। तो आइए दोस्तों, वंडरफुल, आइए तस्वीर नहीं आपको भी पहले डिसाइड कर चुके थे कि मैं बस जाते ही बैठ जाता हूँ। मैं 7 वाली सीट में। तो कहाँ सीखते हैं आप लोग? सर हम चंद्रकांत पंडित क्रिकेट टीम खेलते सब। बैट्समैन है या बॉलर है? मैं बैट्समैन ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर हो। आप में से कोई ऐसा है जो ऑलराउंडर नहीं है? सभी ऑलराउंडर है। बेटा क्या नाम है? राहिल मेहता। राहिल मेहता, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? Who is your favorite bowler to hit sixes? फर्स्ट बॉल से आपका पॉजिटिव इंटेंट है और पहली बॉल से आपको लगा कि फील हो गया कि फिर कोई भी आएगा तो आप फिर किसी को भी खेल सकते हैं। Who else is asking a question? Okay, you. What's your name, What beta? were you? Avish. Avish. Okay. How were you practicing Irfan Khan before the World Cup started? सर उसकी जो हाइट है वो 7'4" है। सर हम लोग मैच से पहले उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इतना हाइट से बॉल आएगा। जब वो बॉलिंग करते हैं सर, साइड स्क्रीन जैसे वो सब पूरा ब्लैक उधर है सर, तो उसके ऊपर से हाथ आता है उनका, तो उसके ऊपर आप साइड स्क्रीन नहीं लगा सकते। तो हमारे जो श्रीधर हैं जो फील्डिंग कोच हैं और संजय बांगर जो अभी हमारे बैटिंग कोच बने हैं, तो उन्होंने सर क्या किया, एक स्टूल रखते सर वो नेट के पास, तो स्टूल पे चढ़ के पूरा ऐसे थ्रो डाउन करते थे वो। तो जैसे उनकी हाइट 6 फीट है तो सर उनको 1.5 फीट और ज्यादा बड़ा। बॉलिंग सिर्फ राइट आर्म ऑफ स्पिन डालता था नेट्स पे, लेकिन बैटिंग में मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ और ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फील्डिंग से और बैटिंग से। जब मुझे बॉलिंग मिलेगी उससे भी कर सकता हूँ। और अब हम इनको आपकी तरफ से कुछ भेंट देना चाहते हैं। लेके आइए जी।
अच्छा, विल गेट इट साइंड. चलिए आप ये बॉल मुझे करिए. सर ये इसमें कहीं लगेगा सर किसी को अरे जो सर मैं उधर, अरे वहां तक थोड़ा जाएगी. तो क्या बात है. ओह मैक्सवेल वाला खेल दिया सर ये वाला. पता नहीं सर, ऐसे खेल लिया लास्ट. अब मैं एक बॉल करूं आपको, बिकॉज आप बैट पकड़िए. चलो एक फील्ड बनाओ 2 मिनट के लिए. ओह आइए सर. चल बेटा तू कर. ओहो I think this is the best moment. Thank you, Suresh. वेलकम वेलकम. मेरे लिए. अरे वाह. थैंक यू सर. ये तो पढ़ना जरूरी है दोस्तों. To my best friend with lots of love, great man with great smile, lots of love, sir, Suresh Raina. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश. मैंने आप में एक महान क्रिकेटर तो हमेशा देखा, लेकिन आज मैं आप में एक बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा भाई और एक बहुत अच्छा देशभक्त देखा. थैंक यू सर. और दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. एंड अगर आप जैसे लोग हमारे देश में होंगे तो जैसा मैंने कहा है कि हमारा देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता. बाल बांका नहीं कर सकता. मतलब ये मुहावरा मैंने बहुत सालों बाद इस्तेमाल किया है. तो आपके पास बहुत सारे ट्रॉफीज हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होंगे. हमारी तरफ से हम आपको कुछ हमारे जो जज्बात हैं वो इस पर मैंने लिखे हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. बिल्कुल. आइए. हिंदुस्तानी खेल जगत के अनमोल रत्न सुरेश रैना, आपको हमारा नमस्कार. आप कड़े परिश्रम का प्रतिबिंब हैं. आपकी प्रतिभा अतुलनीय है. आपकी उपलब्धि परिणाम है आपके जुझारू रवैये का. आपकी विनम्रता आपके साफ मन का आईना है. आप हमारे देश का अभिमान है. आप इसी तरह अपना और हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए. यही हमारी अपेक्षा है. अनुपम खेर. थैंक यू सर. दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है. मुझे यकीन है कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा. तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि किसी को हैसियत से न तोलें. अपनों से छोटे लोगों की इज्जत कीजिए. कल किसने देखा है छोटा बड़ा बन सकता है, क्योंकि लाइफ में